2. फांसीवाद के विरुद्ध मजदूर वर्ग का संयुक्त मोर्चा। साथियों, पूंजीवादी देशों के लाखों मजदूर और मेहनतकश लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, फांसीवाद को सत्ता में आने से कैसे रोका जा सकता है और सत्ता में आने के बाद उसे कैसे उखाड़ फेंका जा सकता है। इस पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जवाब देता है, पहली चीज जो की जानी चाहिए, जिस चीज से शुरुआत करनी चाहिए, वह है एक संयुक्त मोर्चा बनाना। हर कारखाने में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर देश में, पूरी दुनिया में मजदूरों की कार्रवाई की एकता स्थापित करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा वर्ग की कार्रवाई की एकता वह शक्तिशाली हथियार है जो मजदूर वर्ग को न केवल सफल बचाव के लिए बल्कि फांसीवाद के खिलाफ, वर्ग दुश्मन के खिलाफ सफल जवाबी हमले के लिए भी सक्षम बनाता है। संयुक्त मोर्चे का महत्व क्या, ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों इंटरनेशनलों, कम्युनिस्ट और द्वितीय इंटरनेशनल के दलों और संगठनों के समर्थकों की संयुक्त कार्रवाई से जनता के लिए फांसीवादी हमले को पीछे हटाना आसान हो जाएगा और मजदूर वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ जाएगा। तथापि फांसीवाद के विरुद्ध दोनों अंतर्राष्ट्रीय दलों की संयुक्त कार्रवाई अपने प्रभाव में उनके वर्तमान अनुयायियों, साम्यवादियों और सामाजिक जनवादियों तक ही सीमित नहीं होगी। ये कैथोलिक, अराजकतावादी और असंगठित श्रमिकों के पदों पर भी शक्तिशाली प्रभाव डालेगी, यहाँ तक कि उन पर भी जो अस्थायी रूप से फांसीवादी जनवाद के शिकार बन गए हैं। इसके अलावा सर्वहारा वर्ग का एक शक्तिशाली संयुक्त मोर्चा मेहनतकश लोगों के अन्य सभी स्तरों, किसानों, शहरी छोटे पूंजीपतियों, बुद्धिजीवियों पर जबरदस्त प्रभाव डालेगा। एक संयुक्त मोर्चा डगमगाते समूहों को मजदूर वर्ग की ताकत में विश्वास के साथ प्रेरित करेगा। लेकिन ये भी सब कुछ नहीं है। साम्राज्यवादी देशों के सर्वहारा वर्ग के पास न केवल अपने देशों के मेहनतकश लोगों में बल्कि उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों के उत्पीड़ित राष्ट्रों में भी संभावित सहयोगी हैं। चूंकि सर्वहारा वर्ग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभाजित है, चूंकि इसका एक हिस्सा पूंजीपति वर्ग के साथ सहयोग की नीति का समर्थन करता है, विशेष रूप से उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों में उसके उत्पीड़न की प्रणाली का, इसलिए मजदूर वर्ग और उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों के उत्पीड़ित लोगों के बीच एक अवरोध खड़ा हो जाता है और विश्व साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा कमजोर हो जाता है। औपनिवेशिक लोगों की मुक्ति के संघर्ष का समर्थन करने की दिशा में कार्रवाई की एकता की दिशा में साम्राज्यवादी देशों के सर्वहारा वर्ग द्वारा उठाए गए हर कदम का मतलब है उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों को विश्व सर्वहारा वर्ग के सबसे महत्वपूर्ण भंडारों में से एक में बदलना। अंततः यदि हम ये ध्यान में रखें कि सर्वहारा वर्ग की कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय एकता, सर्वहारा राज्य, समाजवाद की भूमि, सोवियत संघ की लगातार बढ़ती हुई शक्ति पर निर्भर करती है, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा वर्ग की कार्रवाई की एकता के साकार होने से कितने व्यापक परिप्रेक्ष्य सामने आते हैं। मजदूर वर्ग के सभी तबकों द्वारा कार्रवाई की एकता की स्थापना, चाहे वे किसी भी पार्टी या संगठन से संबंधित हों, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और सर्वहारा क्रांति की जीत के संघर्ष में मजदूर वर्ग के बहुमत के एकजुट होने से पहले ही आवश्यक है। क्या अलग अलग देशों में और पूरी दुनिया में सर्वहारा वर्ग की इस एकता को साकार करना संभव है? हाँ, ये संभव है, और यह इसी क्षण संभव है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एकता के लिए कोई शर्त नहीं रखता सिवाय एक के, और वह भी एक प्राथमिक शर्त जो सभी मजदूरों को स्वीकार्य हो, यानी कि एकता फांसीवाद के खिलाफ, पूंजी के हमले के खिलाफ, युद्ध के खतरे के खिलाफ, वर्ग शत्रु के खिलाफ होनी चाहिए। यही हमारी शर्त है। संयुक्त मोर्चे के विरोधियों के मुख्य तर्क। संयुक्त मोर्चे के विरोधियों को क्या आपत्तियां हो सकती हैं तथा वे क्या आपत्तियां जताते हैं? कुछ लोग कहते हैं, कम्युनिस्ट संयुक्त मोर्चे के नारे का इस्तेमाल सिर्फ एक चाल के तौर पर करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो हम जवाब देते हैं, आप संयुक्त मोर्चे में अपनी ईमानदार भागीदारी से इस कम्युनिस्ट चाल का पर्दाफाश क्यों नहीं करते? हम स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, हम मजदूर वर्ग की कार्रवाई की एकता चाहते हैं ताकि पूंजीपति वर्ग के खिलाफ अपने संघर्ष में सर्वहारा वर्ग मजबूत हो सके, ताकि पूंजी पर हमले के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ अपने मौजूदा हितों की रक्षा करते हुए सर्वहारा वर्ग कल अपनी अंतिम मुक्ति के लिए प्रारंभिक स्थितियां बनाने की स्थिति में पहुंच सके। दूसरे कहते हैं, कम्युनिस्ट हम पर हमला करते हैं। लेकिन सुनिए, हमने बार बार घोषणा की है, हम किसी पर भी हमला नहीं करेंगे, चाहे वह व्यक्ति, संगठन या दल हो, जो वर्ग शत्रु के विरुद्ध मजदूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे के लिए खड़ा हो। लेकिन साथ ही सर्वहारा वर्ग और उसके हित में हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन व्यक्तियों, संगठनों और दलों की आलोचना करें जो मजदूरों की एकता में बाधा डालते हैं। तीसरा समूह कहता है, हम कम्युनिस्टों के साथ संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते क्योंकि उनका कार्यक्रम अलग है। लेकिन आप खुद कहते हैं कि आपका कार्यक्रम बुर्जुआ पार्टियों के कार्यक्रम से अलग है, और फिर भी यह आपको इन पार्टियों के साथ गठबंधन करने से नहीं रोकता है। संयुक्त मोर्चे के विरोधी और पूंजीपति वर्ग के साथ गठबंधन के पक्षधर कहते हैं, बुर्जुआ लोकतांत्रिक पार्टियां फांसीवाद के खिलाफ कम्युनिस्टों से बेहतर सहयोगी हैं।
लेकिन जर्मनी का अनुभव क्या सिखाता है? क्या सामाजिक लोकतांत्रिकों ने उन बेहतर सहयोगियों के साथ एक गुट नहीं बनाया? और परिणाम क्या थे? अगर हम कम्युनिस्टों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाते हैं तो छोटे पूंजीपति वर्ग लाल खतरे से डर जाएगा और फांसीवादियों के पास चला जाएगा, हम अक्सर यह कहते हुए सुनते हैं। लेकिन क्या संयुक्त मोर्चा किसानों, छोटे व्यापारियों, कारीगरों, कामकाजी बुद्धिजीवियों के लिए खतरा है? नहीं, संयुक्त मोर्चा बड़े पूंजीपतियों, वित्तीय दिग्गजों, जनकज और अन्य शोषकों के लिए खतरा है, जिनका शासन इन सभी तबकों को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। कुछ सामाजिक लोकतांत्रिक नेता कहते हैं, सामाजिक लोकतंत्र लोकतंत्र के पक्ष में है, कम्युनिस्ट तानाशाही के पक्ष में है, इसलिए हम कम्युनिस्टों के साथ संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते। लेकिन क्या हम अब आपको सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की घोषणा करने के उद्देश्य से संयुक्त मोर्चा पेश कर रहे हैं? हम अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखते। कम्युनिस्टों को लोकतंत्र को मान्यता देनी चाहिए, उन्हें इसके बचाव में आगे आना चाहिए, तब हम एक संयुक्त मोर्चे के लिए तैयार होंगे। इस पर हम जवाब देते हैं, हम सोवियत लोकतंत्र, मेहनतकश लोगों के लोकतंत्र, दुनिया के सबसे सुसंगत लोकतंत्र के अनुयायी हैं। लेकिन पूंजीवादी देशों में हम बुर्जुआ लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के हर इंच की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे, जिस पर फांसीवाद और बुर्जुआ प्रतिक्रिया द्वारा हमला किया जा रहा है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष के हित ऐसा ही कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन के लेबर नेता कहते हैं, लेकिन क्या छोटी कम्युनिस्ट पार्टियां लेबर पार्टी द्वारा बनाए गए संयुक्त मोर्चे में भाग लेकर कुछ योगदान दे सकती हैं? याद कीजिए कि ऑस्ट्रियाई सामाजिक लोकतांत्रिक नेताओं ने छोटी ऑस्ट्रियाई कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में यही बात कैसे कही थी, और घटनाओं ने क्या दिखाया है। यह ओटो बाउर और रेने की अध्यक्षता वाली ऑस्ट्रियाई सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं थी जो सही साबित हुई, बल्कि छोटी ऑस्ट्रियाई कम्युनिस्ट पार्टी ने सही समय पर ऑस्ट्रिया में फांसीवादी खतरे का संकेत दिया और मजदूरों से संघर्ष करने का आह्वान किया। मजदूर आंदोलन के पूरे अनुभव ने दिखाया है कि संख्या में अपनी सापेक्षिक नगण्यता के बावजूद कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्ग की उग्रवादी गतिविधि की प्रेरक शक्ति है। इसके अलावा यह नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रिया या ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टियां केवल दसियों हजार मजदूर नहीं हैं जो पार्टी के अनुयायी हैं, बल्कि वे विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन का हिस्सा हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की धाराएं हैं, जिनकी अग्रणी पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है जिसने पहले ही जीत हासिल कर ली है और दुनिया के छठे हिस्से पर शासन करती है। संयुक्त मोर्चे के विरोधियों द्वारा उठाई गई एक और आपत्ति यह है कि लेकिन संयुक्त मोर्चे ने सार में फांसीवाद को विजयी होने से नहीं रोका। इन सज्जनों का तर्क अजीब है। पहले तो वे फांसीवाद की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते और फिर वे दुर्भावनापूर्ण उल्लास से खुश होते हैं क्योंकि जिस संयुक्त मोर्चे में वे आखिरी क्षण में शामिल हुए थे उससे मजदूरों की जीत नहीं हुई। विभिन्न देशों में कैबिनेट पदों पर बैठे सामाजिक लोकतांत्रिक नेताओं का कहना है, अगर हमें कम्युनिस्टों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाना है तो हमें गठबंधन से हटना होगा और प्रतिक्रियावादी और फांसीवादी पार्टियां सरकार में प्रवेश करेगी। बिल्कुल सही। क्या जर्मन सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन सरकार में नहीं थी? थी। क्या ऑस्ट्रियाई सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में नहीं थी? क्या स्पेन के समाजवादी पूंजीपति वर्ग के साथ एक ही सरकार में नहीं थे? वे थे। क्या इन देशों में बुर्जुआ गठबंधन सरकारों में सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों की भागीदारी ने फांसीवाद को सर्वहारा वर्ग पर हमला करने से रोका? नहीं। नतीजतन ये दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है कि बुर्जुआ सरकारों में सामाजिक लोकतांत्रिक मंत्रियों की भागीदारी फांसीवाद के लिए बाधा नहीं है। कम्युनिस्ट तानाशाहों की तरह काम करते हैं, वे हमें सब कुछ निर्धारित करना और हुक्म चलाना चाहते हैं। नहीं, हम कुछ भी निर्धारित नहीं करते और कुछ भी निर्देशित नहीं करते। हम केवल अपने प्रस्ताव रखते हैं, यह मानते हुए कि अगर वे लागू हो गए तो वे मेहनतकश लोगों के हितों को पूरा करेंगे। यह न केवल अधिकार है बल्कि मजदूरों के नाम पर काम करने वाले सभी लोगों का कर्तव्य भी है। क्या आप कम्युनिस्टों की तानाशाही से डरते हैं? आइए हम सभी मिलकर मजदूरों के सामने अपने और अपने सभी प्रस्ताव रखें, सभी मजदूरों के साथ मिलकर उन पर चर्चा करें और उन प्रस्तावों को चुनें जो मजदूर वर्ग के हित के लिए सबसे उपयोगी हैं। इस प्रकार संयुक्त मोर्चे के खिलाफ ये सभी तर्क थोड़ी सी भी आलोचना के लायक नहीं हैं। ये सामाजिक लोकतंत्र के प्रतिक्रियावादी नेताओं के फीके बहाने हैं जो सर्वहारा वर्ग के संयुक्त मोर्चे के बजाय पूंजीपति वर्ग के साथ अपने संयुक्त मोर्चे को तरजीह देते हैं। नहीं, ये बहाने काम नहीं आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग ने मजदूर वर्ग में विभाजन के कारण होने वाली पीड़ा का अनुभव किया है और वह इस बात पर अधिक से अधिक आश्वस्त होता जा रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा वर्ग की एकजुटता, कार्रवाई की एकता एक साथ आवश्यक और पूरी तरह से संभव है। संयुक्त मोर्चे की सामग्री और स्वरूप वर्तमान चरण में संयुक्त मोर्चे की मूल विषय वस्तु क्या है और क्या होनी चाहिए? मजदूर वर्ग के तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा,
फांसीवाद के खिलाफ मजदूर वर्ग की रक्षा सभी पूंजीवादी देशों में संयुक्त मोर्चे का प्रारंभिक बिंदु और मुख्य विषय वस्तु होनी चाहिए। हमें खुद को सर्वहारा तानाशाही के लिए संघर्ष की अपील तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें उन नारों और संघर्ष के रूपों को खोजना और आगे बढ़ाना चाहिए जो विकास के वर्तमान चरण में जनता की महत्वपूर्ण जरूरतों, उनकी लड़ने की क्षमता के स्तर से उत्पन्न होते हैं। हमें जनता को ये बताना होगा कि पूंजीवादी लूटपाट और फांसीवादी बर्बरता से खुद को बचाने के लिए उन्हें आज क्या करना चाहिए। हमें मेहनतकश जनता के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रवृत्तियों के श्रमिक संगठनों की संयुक्त कार्रवाई की सहायता से सबसे व्यापक संयुक्त मोर्चा स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब है, प्रथम, संकट के परिणामों का बोझ शासक वर्गों, पूंजीपतियों और जमींदारों के कंधों पर डालने के लिए संयुक्त संघर्ष, एक शब्द में कहें तो अमीरों के कंधों पर। दूसरा, सभी प्रकार के फांसीवादी आक्रमणों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष, मेहनतकश लोगों के लाभों और अधिकारों की रक्षा के लिए, बुर्जुआ लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के उन्मूलन के खिलाफ। तीसरा, साम्राज्यवादी युद्ध के आसन खतरे के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष, ऐसा संघर्ष जो ऐसे युद्ध की तैयारी को और अधिक कठिन बना देगा। हमें परिस्थितियों में बदलाव होने पर संघर्ष के रूपों और तरीकों में तेजी से बदलाव के लिए मजदूर वर्ग को अथक रूप से तैयार करना चाहिए। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता है और मजदूर वर्ग की एकता मजबूत होती है, हमें आगे बढ़ना चाहिए और पूंजी के खिलाफ रक्षात्मक से आक्रामक तक संक्रमण की तैयारी करनी चाहिए। एक बड़े पैमाने पर राजनीतिक हड़ताल के संगठन की ओर बढ़ना चाहिए। इस तरह की हड़ताल की एक अनिवार्य शर्त ये होनी चाहिए कि इसमें संबंधित देशों के मुख्य ट्रेड यूनियनों को शामिल किया जाए। कम्युनिस्ट बेशक कम्युनिस्ट शिक्षा, संगठन और जनता को संगठित करने के अपने स्वतंत्र काम को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते और नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूर कार्रवाई की एकता का रास्ता खोजें, एक ही समय में अल्पकालिक और दीर्घकालिक समझौतों के लिए प्रयास करना आवश्यक है जो सर्वहारा वर्ग के वर्ग दुश्मनों के खिलाफ सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों, सुधारवादी ट्रेड यूनियनों और मेहनतकश लोगों के अन्य संगठनों के साथ संयुक्त कार्रवाई का प्रावधान करते हैं। इस सब में मुख्य जोर स्थानीय स्तर पर स्थानीय समझौतों के माध्यम से स्थानीय संगठनों द्वारा किए जाने वाले जन कार्रवाई को विकसित करने पर दिया जाना चाहिए। उनके साथ किए गए सभी समझौतों की शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए हम संयुक्त मोर्चे में भाग लेने वाले व्यक्तियों और संगठनों की ओर से संयुक्त कार्रवाई में सभी तोड़फोड़ को बेरहमी से उजागर करेंगे। समझौतों को तोड़ने के किसी भी प्रयास का, और ऐसे प्रयास संभवतः किए जा सकते हैं, हम कार्रवाई की टूटी हुई एकता को बहाल करने के लिए अथक संघर्ष करते हुए जनता से अपील करके जवाब देंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि संयुक्त मोर्चे का व्यावहारिक कार्यान्वयन विभिन्न देशों में विभिन्न रूप लेगा, जो कि श्रमिक संगठनों की स्थिति और चरित्र तथा उनके राजनीतिक स्तर, देश विशेष की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन में प्रगति में परिवर्तन आदि पर निर्भर करेगा। इन रूपों में उदाहरण के लिए निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: श्रमिकों की समन्वित संयुक्त कार्रवाई, जिस पर निश्चित अवसरों पर, व्यक्तिगत मांगों पर या एक साझा मंच के आधार पर मामले दर मामले सहमति हो सकती है। व्यक्तिगत उद्यमों में या पूरे उद्योगों द्वारा समन्वित कार्रवाई, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्रवाई, श्रमिकों के आर्थिक संघर्ष के संगठन के लिए समन्वित कार्रवाई, जन राजनीतिक कार्रवाइयां करने के लिए, फांसीवादी हमलों के खिलाफ संयुक्त आत्मरक्षा के संगठन के लिए, राजनीतिक कैदियों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए समन्वित कार्रवाई, सामाजिक प्रतिक्रिया के खिलाफ संघर्ष के क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त कार्रवाई, सहकारी आंदोलन, सांस्कृतिक गतिविधि, खेल आदि के क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई के लिए एक समझौते के समापन और संयुक्त मोर्चे में भाग लेने वाले दलों और संगठनों से संपर्क समितियों के गठन से संतुष्ट होना पर्याप्त नहीं होगा, जैसे कि उदाहरण के लिए फ्रांस में हमारे पास है। ये केवल पहला कदम है। ये समझौता संयुक्त कार्रवाई प्राप्त करने के लिए एक सहायक साधन है, लेकिन अपने आप में यह एक संयुक्त मोर्चा नहीं बनाता है। संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देने में मदद के लिए कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टियों के नेताओं के बीच एक संपर्क आयोग आवश्यक है, लेकिन अपने आप में ये संयुक्त मोर्चे के वास्तविक विकास के लिए व्यापक जनसमूह को फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष में लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कम्युनिस्टों और सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को कारखानों में, बेरोजगारों के बीच, मजदूर वर्ग के जिलों में, छोटे शहरों के लोगों के बीच और गांवों में संयुक्त मोर्चे के निर्वाचित और फांसीवादी तानाशाही वाले देशों में संयुक्त मोर्चा आंदोलन में सबसे अधिक आधिकारिक प्रतिभागियों में से चुने गए गैर पार्टी वर्ग निकायों के गठन के लिए प्रयास करना चाहिए। केवल ऐसे निकाय ही संयुक्त मोर्चा आंदोलन में असंगठित मेहनतकश लोगों के विशाल जनसमूह को शामिल करने में सक्षम होंगे और पूंजीवादी आक्रमण, फांसीवाद और प्रतिक्रिया के खिलाफ संघर्ष में जनपहल विकसित करने में सहायता कर पाएंगे।
और इस आधार पर संयुक्त मोर्चे की आवश्यक व्यापक सक्रिय रैंक एंड फाइल तैयार कर पाएंगे और पूंजीवादी देशों में सैकड़ों और हजारों गैर पार्टी बोल्शेविकों को प्रशिक्षित कर पाएंगे। संगठित मजदूरों की संयुक्त कार्रवाई ही शुरुआत है, बुनियाद है। लेकिन हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि असंगठित जनसमूह मजदूरों का विशाल बहुमत है। इस प्रकार फ्रांस में संगठित मजदूरों, साम्यवादियों, समाजवादियों, विभिन्न प्रवृत्तियों के ट्रेड यूनियन सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर लगभग 10 लाख है, जबकि मजदूरों की कुल संख्या 11 लाख है। ग्रेट ब्रिटेन में विभिन्न प्रवृत्तियों के ट्रेड यूनियनों और पार्टियों के लगभग 5 लाख सदस्य हैं। वहीं मजदूरों की कुल संख्या 14 लाख है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 5 लाख मजदूर संगठित हैं, जबकि उस देश में कुल मिलाकर 38 लाख मजदूर हैं। लगभग यही अनुपात कई अन्य देशों के लिए भी सही है। सामान्य समय में ये जनसमूह मुख्य रूप से राजनीतिक जीवन में भाग नहीं लेता, लेकिन अब यह विशाल जनसमूह अधिकाधिक गतिमान हो रहा है, राजनीतिक जीवन में लाया जा रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में आ रहा है। गैर पक्षपाती वर्ग निकायों का निर्माण आम जनता के बीच संयुक्त मोर्चे को आगे बढ़ाने, उसे बढ़ाने और मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये निकाय मजदूर वर्ग की बढ़ती एकता को बाधित करने के लिए संयुक्त मोर्चे के विरोधियों के किसी भी प्रयास के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव होंगे। फांसीवाद विरोधी जन मोर्चा। फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए मेहनतकश लोगों के जनसमूह को संगठित करने में सर्वहारा संयुक्त मोर्चे के आधार पर एक व्यापक फांसीवाद विरोधी जन मोर्चा का गठन एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण कार्य है। सर्वहारा वर्ग के संपूर्ण संघर्ष की सफलता एक ओर सर्वहारा वर्ग और दूसरी ओर मेहनतकश किसानों और शहरी निम्न पूंजीपतियों के बुनियादी जनसमूह के बीच एक लड़ाकू गठबंधन की स्थापना से जुड़ी हुई है, जो औद्योगिक रूप से विकसित देशों में भी आबादी का बहुमत बनाते हैं। अपने आंदोलन में इन जनसमूहों को अपने पक्ष में करने की इच्छा रखने वाला फांसीवाद शहर और देहात के मेहनतकश लोगों को क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करता है और छोटे पूंजीपतियों को लाल खतरे के डर से डराता है। हमें इस हथियार को उन लोगों के खिलाफ मोड़ना चाहिए जो इसे चलाते हैं और मेहनतकश किसानों, कारीगरों और बुद्धिजीवियों को दिखाना चाहिए कि असली खतरा कहां से है। हमें ठोस रूप से दिखाना चाहिए कि वह कौन है जो किसानों पर करों और चुंगी का बोझ डालता है और उनसे सूदखोरी का लालच लेता है। वह कौन है जो सबसे अच्छी जमीन और हर तरह की संपत्ति का मालिक होते हुए भी किसान और उसके परिवार को उनकी जमीन से बेदखल कर देता है और उन्हें बेरोजगारी और गरीबी में धकेल देता है। हमें ठोस रूप से, धैर्यपूर्वक और लगातार ये बताना चाहिए कि वह कौन है जो कारीगरों और हस्तशिल्पियों को करों, चुंगी, ऊंचे किराए और प्रतिस्पर्धा से बर्बाद करता है, जिसका सामना करना उनके लिए असंभव है। वह कौन है जो सड़कों पर फेंक देता है और मेहनतकश बुद्धिजीवियों के व्यापक जनसमूह को रोजगार से वंचित करता है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। फांसीवाद विरोधी जनमोर्चा स्थापित करने में सबसे बुनियादी और निर्णायक बात है जनता के इन तबकों, विशेषकर मेहनतकश किसानों की मांगों की रक्षा में क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की दृढ़ कार्रवाई। ये मांगे सर्वहारा वर्ग के बुनियादी हितों के अनुरूप हों और संघर्ष की प्रक्रिया में मजदूर वर्ग की मांगों को इन मांगों के साथ जोड़ना। फांसीवाद विरोधी जनमोर्चा बनाने में उन संगठनों और पार्टियों के प्रति सही दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके सदस्यों में मेहनतकश किसानों और शहरी निम्न पूंजीपतियों का बड़ा हिस्सा शामिल है। पूंजीवादी देशों में इनमें से अधिकांश पार्टियां और संगठन, राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही, अभी भी पूंजीपति वर्ग के प्रभाव में हैं और उसका अनुसरण करते हैं। इन पार्टियों और संगठनों की सामाजिक संरचना विषम है। इनमें भूमिहीन किसानों के साथ साथ धनी किसान, छोटे दुकानदारों के साथ साथ बड़े व्यवसाय भी शामिल हैं, लेकिन नियंत्रण बड़े पूंजीपतियों के एजेंटों के हाथों में है। ये हमें विभिन्न संगठनों से अलग अलग तरीकों से संपर्क करने के लिए बाध्य करता है, ये याद रखते हुए कि अक्सर सदस्यता का बड़ा हिस्सा इसके नेतृत्व के वास्तविक राजनीतिक चरित्र को अनदेखा करता है। कुछ स्थितियों में हम इन पार्टियों और संगठनों या उनके कुछ वर्गों को उनके बुर्जुआ नेतृत्व के बावजूद फांसीवाद विरोधी पीपुल्स फ्रंट के पक्ष में लाने की कोशिश कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। उदाहरण के लिए, आज फ्रांस में रेडिकल पार्टी के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न किसान संगठनों के साथ, पोलैंड में स्ट्रोनिक्टो लुडोवे के साथ, यूगोस्लाविया में क्रोएशियाई किसानों की पार्टी के साथ, बल्गेरिया में कृषि संघ के साथ, ग्रीस में कृषिवादियों के साथ, आदि। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि इन पार्टियों और संगठनों को समग्र रूप से पीपुल्स फ्रंट में आकर्षित करने की कोई संभावना है या नहीं, हमारी रणनीति हर हाल में उनके सदस्यों के बीच छोटे किसानों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों आदि को एक फांसीवाद विरोधी पीपुल्स फ्रंट में खींचने की दिशा में निर्देशित होनी चाहिए। अतः आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमें उस चीज को पूरी तरह समाप्त करना होगा जो हमारे काम में अक्सर होती रही है, किसानों, कारीगरों और शहरों में रहने वाले निम्न पूंजीपति वर्ग के विभिन्न संगठनों और पार्टियों के प्रति उपेक्षा या अवमानना। अलग अलग देशों में संयुक्त मोर्चे के प्रमुख प्रश्न।
हर देश में कुछ ऐसे मुख्य प्रश्न होते हैं जो वर्तमान स्थिति में जनसंख्या के विशाल जनसमूह को आंदोलित कर रहे हैं और जिनके इर्द गिर्द संयुक्त मोर्चे की स्थापना के लिए संघर्ष विकसित किया जाना चाहिए। अगर इन मुख्य बिंदुओं या मुख्य प्रश्नों को ठीक से समझ लिया जाए तो इससे संयुक्त मोर्चे की स्थापना सुनिश्चित होगी और उसमें तेजी आएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, उदाहरण के लिए पूंजीवादी दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण देश को लें। वहां लाखों लोग संकट के कारण गतिहीन हो गए हैं। पूंजीवाद की वापसी का कार्यक्रम ध्वस्त हो गया है। विशाल जनसमूह बुर्जुआ पार्टियों को छोड़ना शुरू कर रहे हैं और वर्तमान में चौराहे पर हैं। भ्रूण अमेरिकी फांसीवाद इन जनसमूहों के मोहभंग और असंतोष को प्रतिक्रियावादी फांसीवादी चैनलों में निर्देशित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी फांसीवाद के विकास की यह एक विशेषता है कि वर्तमान चरण में यह मुख्य रूप से फांसीवाद के विरोध की आड़ में सामने आता है, जिस पर यह विदेश से आयातित गैर अमेरिकी प्रवृत्ति होने का आरोप लगाता है। जर्मन फांसीवाद के विपरीत, जो संविधान विरोधी नारों के तहत काम करता है, अमेरिकी फांसीवाद खुद को संविधान और अमेरिकी लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में चित्रित करने की कोशिश करता है। यह अभी तक एक सीधे खतरनाक ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन अगर यह पुरानी बुर्जुआ पार्टियों से मोहभंग हो चुके व्यापक जनसमूह में पैठ बनाने में सफल हो जाता है, तो ये बहुत निकट भविष्य में एक गंभीर खतरा बन सकता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में फांसीवाद की जीत में क्या शामिल होगा? मेहनतकश लोगों के लिए इसमें शोषण की व्यवस्था का अभूतपूर्व रूप से मजबूत होना और मजदूर वर्ग के आंदोलन का विनाश शामिल होगा। और फांसीवाद की इस जीत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका हंगरी, फिनलैंड, बल्गेरिया या लातविया नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फांसीवाद की जीत पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदल देगी। इन परिस्थितियों में क्या अमेरिकी सर्वहारा वर्ग केवल अपने वर्ग चेतन अगुवा दल को संगठित करने से संतुष्ट हो सकता है, जो क्रांतिकारी मार्ग पर चलने के लिए तैयार है? नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिकी सर्वहारा वर्ग के हितों की मांग है कि उसकी सारी ताकतें बिना देरी किए पूंजीवादी पार्टियों से अलग हो जाएं। उसे फांसीवाद को असंतुष्ट मेहनतकश लोगों के व्यापक समूह को जीतने से रोकने के लिए उचित समय पर तरीके और उपयुक्त रूप खोजने होंगे। और यहाँ ये कहना होगा कि अमेरिकी परिस्थितियों में मेहनतकश लोगों की एक जन पार्टी, एक मजदूर और किसान पार्टी का निर्माण एक उपयुक्त रूप हो सकता है। ऐसी पार्टी अमेरिका में जन मोर्चा का एक विशिष्ट रूप होगी और उसे ट्रस्टों और बैंकों की पार्टियों और इसी तरह बढ़ते फांसीवाद के विरोध में खड़ा किया जाना चाहिए। ऐसी पार्टी बेशक न तो समाजवादी होगी और न ही कम्युनिस्ट, लेकिन यह एक फांसीवाद विरोधी पार्टी होनी चाहिए और कम्युनिस्ट विरोधी पार्टी नहीं होनी चाहिए। इस पार्टी का कार्यक्रम बैंकों, ट्रस्टों और एकाधिकारियों के खिलाफ, लोगों के प्रमुख दुश्मनों के खिलाफ निर्देशित होना चाहिए, जो बाद के दुखों पर जुआ खेल रहे हैं। ऐसी पार्टी अपने नाम को तभी सही ठहराएगी जब वह मजदूर वर्ग की जरूरी मांगों का बचाव करेगी, केवल तभी जब वह वास्तविक सामाजिक कानून, बेरोजगारी बीमा के लिए लड़ता है, केवल तभी जब वह श्वेत और अश्वेत बटाईदारों के लिए भूमि के लिए लड़ता है और उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाता है, केवल तभी जब वह किसानों के कर्ज को समाप्त करने की कोशिश करता है, केवल तभी जब वह नीग्रो के लिए समान दर्जा के लिए लड़ता है, केवल तभी जब वह युद्ध के दिग्गजों की मांगों और उदार व्यवसायों, छोटे व्यापारियों और कारीगरों के सदस्यों के हितों की रक्षा करता है, इत्यादि। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी पार्टी स्थानीय सरकार, राज्य विधानसभाओं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट में अपने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए लड़ेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे साथियों ने ऐसी पार्टी की स्थापना में पहल करके सही काम किया है, लेकिन उन्हें अभी भी ऐसी पार्टी के निर्माण को जनता का मुद्दा बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। मजदूरों और किसानों की पार्टी बनाने के सवाल और उसके कार्यक्रम पर लोगों की सामूहिक बैठकों में चर्चा होनी चाहिए। हमें ऐसी पार्टी के निर्माण के लिए सबसे व्यापक आंदोलन विकसित करना चाहिए और उसमें अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। किसी भी हालत में पार्टी के संगठन की पहल को उन तत्वों के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए जो दोनों बुर्जुआ पार्टियों, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन से मोहभंग हो चुके लाखों लोगों के असंतोष का फायदा उठाकर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कम्युनिस्ट विरोधी पार्टी के रूप में एक तीसरी पार्टी बनाना चाहते हैं, जो क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ निर्देशित हो। ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिटिश मजदूरों की सामूहिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप मुस्लिम के फांसीवादी संगठन को फिलहाल पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है, लेकिन हमें इस तथ्य से अपनी आंखें नहीं मूंदनी चाहिए कि तथाकथित राष्ट्रीय सरकार मजदूर वर्ग के खिलाफ कई प्रतिक्रियावादी कदम उठा रही है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन में भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं, जो पूंजीपति वर्ग के लिए, यदि आवश्यक हो, तो फांसीवादी शासन को पारित करना आसान बना देंगी।
वर्तमान चरण में ग्रेट ब्रिटेन में फांसीवादी खतरे से लड़ने का मतलब है मुख्य रूप से राष्ट्रीय सरकार और उसके प्रतिक्रियावादी कदमों से लड़ना, पूंजी के आक्रमण से लड़ना, बेरोजगारों की मांगों के लिए लड़ना, वेतन कटौती के खिलाफ लड़ना और उन सभी कानूनों को निरस्त करने के लिए लड़ना जिनकी मदद से ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग जनता के जीवन स्तर को गिरा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय सरकार के प्रति मजदूर वर्ग की बढ़ती नफरत ग्रेट ब्रिटेन में नई लेबर सरकार के गठन के नारे के तहत बड़ी संख्या में एकजुट हो रही है। क्या कम्युनिस्ट जनता की इस मानसिकता को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो अभी भी लेबर सरकार में विश्वास रखती है? नहीं साथियों, हमें इन जनता से संपर्क करने का कोई रास्ता निकालना होगा। हम उन्हें खुले तौर पर बताते हैं, जैसा कि ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी की 13वीं कांग्रेस ने किया था, कि हम कम्युनिस्ट सोवियत सरकार के पक्ष में हैं। सोवियत का मतलब मजदूरों और किसानों की परिषद या लोगों की परिषद है, एक ऐसी व्यवस्था में जो प्रमुख संसाधनों और उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करती है, जो पूंजी के जुए से मजदूरों को मुक्त करने में सक्षम एकमात्र सरकार है। लेकिन आप एक लेबर सरकार चाहते हैं। बहुत अच्छा, हम राष्ट्रीय सरकार की हार के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। हम एक नई लेबर सरकार के गठन के लिए आपकी लड़ाई का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, इस तथ्य के बावजूद कि पिछली दोनों लेबर सरकारें लेबर पार्टी द्वारा मजदूर वर्ग से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहीं। हम इस सरकार से समाजवादी उपायों को लागू करने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन हम लाखों मजदूरों की ओर से यह मांग पेश करेंगे कि वह मजदूर वर्ग और सभी मेहनतकश लोगों के सबसे जरूरी आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करें। आइए हम मिलकर ऐसी मांगों के एक साझा कार्यक्रम पर चर्चा करें और कार्रवाई की वह एकता हासिल करें जिसकी सर्वहारा वर्ग को राष्ट्रीय सरकार के प्रतिक्रियावादी हमले, पूंजी और फांसीवाद के हमले और एक नए युद्ध की तैयारियों को रोकने के लिए जरूरत है। इस आधार पर ब्रिटिश कॉमरेड आगामी संसदीय चुनावों में राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ लेबर पार्टी की शाखाओं के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और साथ ही लॉर्ड जॉर्ज के खिलाफ भी, जो ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग के हितों में अपने तरीके से मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ जनता को अपने पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश कम्युनिस्टों की स्थिति सही है। इससे उन्हें ब्रिटिश ट्रेड यूनियनों और लेबर पार्टी के लाखों सदस्यों के साथ एक उग्र संयुक्त मोर्चा बनाने में मदद मिलेगी। हमेशा संघर्षशील सर्वहारा वर्ग की अग्रिम पंक्तियों में बने रहते हुए और जनता को एकमात्र सही रास्ता बताते हुए पूंजीपति वर्ग के शासन को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकने और सोवियत सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष का रास्ता, कम्युनिस्टों को अपने तात्कालिक राजनीतिक लक्ष्यों को परिभाषित करते समय जन आंदोलन के उन आवश्यक चरणों को पार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जिसके दौरान मजदूर वर्ग अपने स्वयं के अनुभव से अपने भ्रमों से बाहर निकलता है और साम्यवाद की ओर बढ़ता है। फ्रांस। जैसा कि हम जानते हैं, फ्रांस एक ऐसा देश है जिसमें मजदूर वर्ग पूरे अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि फांसीवाद से कैसे लड़ा जाए। फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी कॉमिंटन के सभी वर्गों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रही है कि संयुक्त मोर्चे की रणनीति कैसे लागू की जानी चाहिए। समाजवादी कार्यकर्ता इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई में अब अन्य पूंजीवादी देशों के सामाजिक लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए। इस वर्ष 14 जुलाई को पेरिस में हुए फांसीवाद विरोधी प्रदर्शन, जिसमें 5 लाख लोगों ने भाग लिया, तथा अन्य फ्रांसीसी शहरों में हुए अनेक प्रदर्शनों का महत्व बहुत अधिक है। ये केवल मजदूरों का संयुक्त मोर्चा आंदोलन नहीं है, ये फ्रांस में फांसीवाद के विरुद्ध लोगों के व्यापक आम मोर्चे की शुरुआत है। ये संयुक्त मोर्चा आंदोलन मजदूर वर्ग का अपनी ताकतों में भरोसा बढ़ाता है। ये किसानों, शहरी छोटे पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों के संबंध में अपनी अग्रणी भूमिका के बारे में उसकी चेतना को मजबूत करता है। यह मजदूर वर्ग के बीच कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव को बढ़ाता है और इसलिए फांसीवाद के विरुद्ध लड़ाई में सर्वहारा वर्ग को मजबूत बनाता है। ये फांसीवादी खतरे के संबंध में जनता की सतर्कता को सही समय पर जगा रहा है और यह अन्य पूंजीवादी देशों में फांसीवाद विरोधी संघर्ष के विकास के लिए एक संक्रामक उदाहरण के रूप में काम करेगा और फांसीवादी तानाशाही द्वारा उत्पीड़ित जर्मनी के सर्वहारा वर्ग पर एक उत्साहजनक प्रभाव डालेगा। कहने की जरूरत नहीं कि यह जीत बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी यह फांसीवाद विरोधी संघर्ष का मुद्दा तय नहीं करती। फ्रांस के लोगों का भारी बहुमत निस्संदेह फांसीवाद का विरोध करता है, लेकिन पूंजीपति वर्ग सशस्त्र बल द्वारा लोकप्रिय इच्छा का उल्लंघन करने में सक्षम है। फांसीवादी आंदोलन एकाधिकार पूंजीपति वर्ग के राज्य तंत्र, फ्रांसीसी सेना के जनरल स्टाफ और कैथोलिक चर्च के प्रतिक्रियावादी नेताओं के सक्रिय समर्थन के साथ पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहा है, जो सभी प्रतिक्रियाओं का गढ़ है। सबसे शक्तिशाली फांसीवादी संगठन क्रोइक्स डे फ्यू अब 300,000 सशस्त्र पुरुषों का आदेश देता है, जिसकी रिजर्व के 60,000 अधिकारी हैं। ये पुलिस, जेंडरमेरी सेना, वायुसेना और सभी सरकारी कार्यालयों में मजबूत पदों पर है।
हाल के नगरपालिका चुनावों ने दिखाया है कि फ्रांस में केवल क्रांतिकारी ताकतें ही नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि फासीवाद की ताकतें भी बढ़ रही हैं। यदि फासीवाद किसानों के बीच व्यापक रूप से पैठ बनाने और सेना के एक हिस्से का समर्थन हासिल करने में सफल हो जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा तटस्थ रहता है, तो फ्रांसीसी मेहनतकश जनता फासीवादियों को सत्ता में आने से नहीं रोक पाएगी। साथियों, फ्रांसीसी मजदूर आंदोलन की संगठनात्मक कमजोरी को मत भूलिए जो फासीवादी हमले को आसान बनाती है। फ्रांस में मजदूर वर्ग और सभी फासीवाद विरोधियों के पास अब तक हासिल किए गए परिणामों से संतुष्ट होने का कोई आधार नहीं है। फ्रांस में मजदूर वर्ग के सामने क्या क्या कार्य हैं? सबसे पहले, न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करना ताकि पूंजीवादी आक्रमण के खिलाफ संघर्ष को संगठित किया जा सके और उसके दबाव से सुधारवादी मजदूर परिसंघ के नेताओं द्वारा संयुक्त मोर्चे के समक्ष प्रस्तुत प्रतिरोध को कुचला जा सके। दूसरा, फ्रांस में ट्रेड यूनियन एकता हासिल करना, वर्ग संघर्ष के आधार पर ट्रेड यूनियनों को एकजुट करना। तीसरा, किसानों और निम्न पूंजीपतियों के व्यापक जनसमूह को फासीवाद विरोधी आंदोलन में शामिल करना तथा फासीवाद विरोधी पीपुल्स फ्रंट के कार्यक्रम में उनकी जरूरी मांगों पर विशेष ध्यान देना। चौथा, पहले से ही विकसित हो चुके फासीवाद विरोधी आंदोलन को संगठनात्मक रूप से मजबूत करना तथा उसका और विस्तार करना। इसके लिए व्यापक स्तर पर फासीवाद विरोधी जनमोर्चे की गैर पक्षपाती निर्वाचित संस्थाओं का निर्माण करना, जिनका प्रभाव फ्रांस में मेहनतकश जनता की वर्तमान पार्टियों और संगठनों के अलावा व्यापक जनसमुदाय तक फैलेगा। पांचवां, फासीवादी संगठनों को विघटित करने और निरस्त करने के लिए मजबूर करना, क्योंकि ये संगठन गणतंत्र के विरुद्ध षड्यंत्रकारी और फ्रांस में हिटलर के एजेंट हैं। छठा, ये सुनिश्चित करना कि राज्यतंत्र, सेना और पुलिस को उन षड्यंत्रकारियों से मुक्त कर दिया जाए जो फासीवादी तख्तापलट की तैयारी कर रहे हैं। सातवां, कैथोलिक चर्च के प्रतिक्रियावादी गुटों के नेताओं के खिलाफ संघर्ष को विकसित करना, जो फ्रांसीसी फासीवाद के सबसे महत्वपूर्ण गढ़ों में से एक है। आठवां, सेना को फासीवाद विरोधी आंदोलन से जोड़ना, इसके लिए उसके अंदर गणतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए समितियां बनाना, जो उन लोगों के खिलाफ हो जो संविधान विरोधी तख्तापलट के लिए सेना का उपयोग करना चाहते हैं। फ्रांस में प्रतिक्रियावादी ताकतों को फ्रेंको सोवियत संधि को नष्ट करने से रोकना, जो जर्मन फासीवाद के आक्रमण के खिलाफ शांति के मुद्दे की रक्षा करती है। और यदि फ्रांस में फासीवाद विरोधी आंदोलन एक ऐसी सरकार के गठन की ओर ले जाता है जो फ्रांसीसी फासीवाद के विरुद्ध वास्तविक संघर्ष करेगी, शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में, और जो फासीवाद विरोधी जनमोर्चे की मांगों के कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगी, तो कम्युनिस्ट प्रत्येक बुर्जुआ सरकार के कट्टर दुश्मन और सोवियत सरकार के समर्थक बने रहते हुए भी बढ़ते फासीवादी खतरे के सामने ऐसी सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार रहेंगे। संयुक्त मोर्चा और फासीवादी जन संगठन। साथियों, जिन देशों में फासीवादी सत्ता में हैं, वहां संयुक्त मोर्चा बनाने की लड़ाई शायद हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। ऐसे देशों में बेशक कानूनी मजदूर आंदोलन वाले देशों की तुलना में लड़ाई कहीं अधिक कठिन परिस्थितियों में लड़ी जाती है। फिर भी फासीवादी तानाशाही के खिलाफ संघर्ष में एक वास्तविक फासीवाद विरोधी जन मोर्चा विकसित करने के लिए फासीवादी देशों में सभी परिस्थितियां मौजूद हैं, क्योंकि जर्मनी में उदाहरण के लिए सामाजिक लोकतांत्रिक, कैथोलिक और अन्य कार्यकर्ता फासीवादी तानाशाही के खिलाफ कम्युनिस्टों के साथ संयुक्त संघर्ष की आवश्यकता को अधिक प्रत्यक्ष रूप से महसूस करने में सक्षम है। निम्न पूंजीपति वर्ग और किसान वर्ग का व्यापक तबका, जो पहले ही फासीवादी शासन के कड़वे फल चख चुका है, तेजी से असंतुष्ट और निराश हो रहा है, जिससे उन्हें फासीवाद विरोधी जन मोर्चा में भर्ती करना आसान हो जाता है। फासीवादी देशों में, खास तौर पर जर्मनी और इटली में, जहां फासीवाद ने जनाधार हासिल कर लिया है और मजदूरों और दूसरे मेहनतकश लोगों को अपने संगठनों में शामिल करने के लिए मजबूर कर दिया है, मुख्य काम फासीवादी तानाशाही के खिलाफ बाहर से लड़ाई को कुशलतापूर्वक जोड़ना है और फासीवादी जन संगठनों और निकायों के अंदर से उसे कमजोर करना है। इन देशों में मौजूद ठोस परिस्थितियों के अनुकूल विशेष तरीकों और साधनों को सीखना, उनमें महारत हासिल करना और उन्हें लागू करना होगा, ताकि फासीवाद के जनाधार को तेजी से खत्म किया जा सके और फासीवादी तानाशाही को उखाड़ फेंकने का रास्ता तैयार किया जा सके। हमें इसे सीखना, उसमें महारत हासिल करना और उसे लागू करना चाहिए, और सिर्फ हिटलर मुर्दाबाद और मुसोलिनी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाने चाहिए। हाँ, सीखें, उसमें महारत हासिल करें और उसे लागू करें। यह एक कठिन और जटिल कार्य है। ये और भी कठिन है क्योंकि फासीवादी तानाशाही से सफलतापूर्वक लड़ने का हमारा अनुभव बेहद सीमित है। उदाहरण के लिए, हमारे इतालवी साथी लगभग 13 वर्षों से फासीवादी तानाशाही की परिस्थितियों में लड़ रहे हैं। फिर भी वे अभी तक फासीवाद के खिलाफ एक वास्तविक जन संघर्ष विकसित करने में सफल नहीं हुए हैं,
और इसलिए दुर्भाग्य से वे इस संबंध में अपने सकारात्मक अनुभव से अन्य फांसीवादी देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों की मदद करने में बहुत कम सक्षम रहे हैं। जर्मनी और इटली के कम्युनिस्टों तथा अन्य फांसीवादी देशों के कम्युनिस्टों, साथ ही कम्युनिस्ट युवाओं ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है और प्रतिदिन दे रहे हैं। हम सभी ऐसी वीरता और बलिदान के सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं। लेकिन केवल वीरता ही पर्याप्त नहीं है। वीरता को जनता के बीच दैनिक कार्य, फांसीवाद के विरुद्ध ठोस संघर्ष के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में सबसे ठोस परिणाम प्राप्त किए जा सकें। फांसीवादी तानाशाही के विरुद्ध हमारे संघर्ष में इच्छा को तथ्य के साथ भ्रमित करना विशेष रूप से खतरनाक है। हमें तथ्यों, वास्तविक ठोस स्थिति पर खुद को आधारित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जर्मनी में अब वास्तविक स्थिति क्या है? फांसीवादी तानाशाही की नीति से जनता में बेचैनी और मोहभंग बढ़ता जा रहा है और यह आंशिक हड़तालों और अन्य कार्रवाइयों का रूप भी ले रहा है। अपने सभी प्रयासों के बावजूद फांसीवाद राजनीतिक रूप से मजदूरों के बुनियादी जनसमूह को जीतने में विफल रहा है। यह अपने पूर्व समर्थकों को भी खो रहा है और भविष्य में उन्हें और भी अधिक खोता जाएगा। फिर भी हमें ये समझना चाहिए कि जो मजदूर फांसीवादी तानाशाही को उखाड़ फेंकने की संभावना के बारे में आश्वस्त हैं और जो इसके लिए सक्रिय रूप से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार हैं, वे अभी भी अल्पमत में हैं। वे हम कम्युनिस्ट और सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूरों के क्रांतिकारी हिस्से से मिलकर बने हैं। लेकिन बहुसंख्यक मेहनतकश जनता अभी तक इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने की वास्तविक ठोस संभावनाओं और तरीकों से अवगत नहीं हुई है और अभी भी प्रतीक्षा करने का रवैया अपनाती है। जब हम जर्मनी में फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष में अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं और जब हम जर्मनी में फांसीवादी तानाशाही को कमजोर करने और उखाड़ फेंकने के लिए दृष्टिकोण के विशेष तरीकों की तलाश, अध्ययन और प्रयोग करते हैं, तो हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। फांसीवादी तानाशाही पर करारा प्रहार करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इसका सबसे कमजोर पक्ष क्या है। फांसीवादी तानाशाही की कमजोरी क्या है? इसका सामाजिक आधार। सामाजिक आधार अत्यंत विषम है। ये समाज के विभिन्न स्तरों से बना है। फांसीवाद ने खुद को आबादी के सभी वर्गों और स्तरों का एकमात्र प्रतिनिधि घोषित किया है। निर्माता और मजदूर, करोड़पति और बेरोजगार, जनकर और छोटा किसान, बड़ा व्यापारी और कारीगर। यह इन सभी स्तरों के हितों, राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का दिखावा करता है। लेकिन चूंकि यह बड़े पूंजीपतियों की तानाशाही है, इसलिए फांसीवाद को अनिवार्य रूप से अपने व्यापक सामाजिक आधार के साथ संघर्ष करना होगा, खासकर इसलिए क्योंकि फांसीवादी तानाशाही के तहत वित्तीय दिग्गजों के समूह और लोगों के भारी बहुमत के बीच वर्ग विरोधाभास सबसे अधिक स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। हम जनता को फांसीवादी तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक संघर्ष की ओर तभी ले जा सकते हैं जब उन मजदूरों को, जिन्हें जबरन फांसीवादी संगठनों में शामिल किया गया है या जो अज्ञानता के कारण उनसे जुड़ गए हैं, अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए सबसे बुनियादी आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। यही कारण है कि कम्युनिस्टों को इन संगठनों में काम करना चाहिए, सदस्यों के दिन प्रतिदिन के हितों के सबसे अच्छे पैरोकार के रूप में, ये ध्यान में रखते हुए कि जैसे जैसे इन संगठनों से जुड़े मजदूर अपने अधिकारों की मांग करने और अपने हितों की रक्षा करने लगते हैं, वे अनिवार्य रूप से फांसीवादी तानाशाही के साथ टकराव में आ जाते हैं। शहर और देहात में काम करने वाले लोगों के जरूरी और सबसे बुनियादी हितों की रक्षा करने में न केवल सचेत फांसीवाद विरोधियों के साथ, बल्कि उन मेहनतकश लोगों के साथ भी एक आम भाषा खोजना तुलनात्मक रूप से आसान है जो अभी भी फांसीवाद के समर्थक हैं, लेकिन इसकी नीति से मोहभंग और असंतुष्ट हैं और बड़बड़ा रहे हैं और अपने असंतोष को व्यक्त करने का अवसर तलाश रहे हैं। सामान्य तौर पर हमें ये समझना चाहिए कि फांसीवादी तानाशाही वाले देशों में हमारी सभी रणनीतियां ऐसी होनी चाहिए जो समाज के मेहनतकश तबकों से आए फांसीवाद के आम अनुयायियों को पीछे न हटाएं। साथियों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है अगर इन रोजमर्रा के हितों के इर्द गिर्द लामबंद लोग खुद को राजनीति के प्रति उदासीन या यहाँ तक कि फांसीवाद के अनुयायी मानते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें आंदोलन में शामिल किया जाए, जो हालांकि यह पहले फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष के नारों के तहत खुले तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता है, पहले से ही वस्तुनिष्ठ रूप से एक फांसीवाद विरोधी आंदोलन है जो इन लोगों को फांसीवादी तानाशाही के विरोध में खड़ा करता है। अनुभव हमें सिखाता है कि ये दृष्टिकोण की फांसीवादी तानाशाही वाले देशों में कानूनी या अर्धकानूनी तरीके से बाहर आना आमतौर पर असंभव है, हानिकारक और गलत है। इस दृष्टिकोण पर जोर देने का मतलब है निष्क्रियता में पड़ना और वास्तविक जन कार्य को पूरी तरह से त्याग देना। सच है, फांसीवादी तानाशाही की स्थितियों में कानूनी या अर्धकानूनी कार्रवाई के रूपों और तरीकों को खोजना एक कठिन और जटिल समस्या है। लेकिन कई अन्य प्रश्नों की तरह रास्ता जीवन द्वारा और स्वयं जनता की पहल द्वारा इंगित किया जाता है, जिन्होंने पहले ही हमें
कई उदाहरण प्रदान किए हैं जिन्हें सामान्यीकृत किया जाना चाहिए और एक संगठित और प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। हमें फांसीवादी जन संगठनों में काम को कम आंकने की प्रवृत्ति को दृढ़तापूर्वक समाप्त करना चाहिए। इटली, जर्मनी और कई अन्य फांसीवादी देशों में हमारे साथियों ने फांसीवादी जन संगठनों में काम करने के बजाय कारखानों में काम को आगे रखकर अपनी निष्क्रियता और अक्सर फांसीवादी जन संगठनों में काम करने से सीधे इनकार करने को छिपाने की कोशिश की। लेकिन वास्तव में ये सिर्फ यांत्रिक भेद ही था जिसके कारण फांसीवादी जन संगठनों और कारखानों दोनों में काम बहुत कमजोर तरीके से और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। फिर भी यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि फांसीवादी देशों में कम्युनिस्टों को हर उस जगह होना चाहिए जहां आम जनता हो। फांसीवाद ने मजदूरों को उनके अपने कानूनी संगठनों से वंचित कर दिया है। इसने उन पर फांसीवादी संगठनों को थोप दिया है और यही वह जगह है जहां आम जनता है, मजबूरी में या कुछ हद तक स्वेच्छा से। इन जन फांसीवादी संगठनों को हमारी कानूनी या अर्ध कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए जहां हम आम जनता से मिल सकें। उन्हें आम जनता के रोजमर्रा के हितों की रक्षा के लिए हमारा कानूनी या अर्ध कानूनी प्रस्थान बिंदु बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए। इन संभावनाओं का उपयोग करने के लिए कम्युनिस्टों को आम जनता के साथ संपर्क के लिए फांसीवादी जन संगठनों में निर्वाचित पदों को जीतना चाहिए और खुद को हमेशा के लिए इस पूर्वाग्रह से मुक्त करना चाहिए कि ऐसी गतिविधि एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता के लिए अनुचित और अयोग्य है। उदाहरण के लिए जर्मनी में तथाकथित शॉप स्टीवर्ड की व्यवस्था है। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि हमें इन संगठनों में फांसीवादियों का एकाधिकार छोड़ देना चाहिए? क्या हम कारखानों में कम्युनिस्ट, सामाजिक लोकतांत्रिक, कैथोलिक और अन्य फांसीवाद विरोधी श्रमिकों को एकजुट करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं ताकि जब शॉप स्टीवर्ड की सूची पर मतदान हो तो नियोक्ताओं के ज्ञात एजेंटों को हटाया जा सके और उनके स्थान पर अन्य उम्मीदवारों को शामिल किया जा सके जिन्हें श्रमिकों का विश्वास प्राप्त हो? अभ्यास ने पहले ही दिखा दिया है कि यह संभव है। और क्या व्यवहार से ये भी पता नहीं चलता कि सामाजिक जनवादी और अन्य असंतुष्ट श्रमिकों के साथ मिलकर यह मांग करना संभव है कि दुकान प्रबंधक वास्तव में श्रमिकों के हितों की रक्षा करें? जर्मनी में लेबर फ्रंट या इटली में फांसीवादी ट्रेड यूनियनों को ही लें। क्या यह मांग करना संभव नहीं है कि लेबर फ्रंट के पदाधिकारियों को चुना जाए, नियुक्त न किया जाए, इस बात पर जोर दिया जाए कि स्थानीय समूहों के प्रमुख निकाय संगठनों के सदस्यों की बैठकों में रिपोर्ट करें, समूह द्वारा लिए गए निर्णय के बाद नियोक्ता, लेबर ट्रस्टी या लेबर फ्रंट के उच्च निकायों को इन मांगों को संबोधित करें? ये संभव है बशर्ते क्रांतिकारी कार्यकर्ता वास्तव में लेबर फ्रंट के भीतर काम करें और इसमें पद प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी प्रकार की कार्यपद्धतियां अन्य जन फांसीवादी संगठनों में भी संभव और आवश्यक है। हिटलर यूथ लीग में, खेल संगठनों में, क्राफ्ट डच फ्रॉइडिस संगठनों में, इटली में डोपो लावोरो में, सहकारी समितियों में इत्यादि। साथियों, आपको ट्रॉय पर कब्जा करने के बारे में प्राचीन किंवदंती याद होगी। ट्रॉय अपनी अभेद्य दीवारों के कारण आक्रमणकारी सेनाओं के लिए दुर्गम था और आक्रमणकारी सेना भारी क्षति झेलने के बाद तब तक जीत हासिल करने में असमर्थ रही जब तक कि प्रसिद्ध ट्रोजन घोड़े की सहायता से वह दुश्मन के शिविर के बहुत केंद्र तक घुसने में सफल नहीं हो गई। मुझे लगता है कि हम क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को अपने फांसीवादी दुश्मन के संबंध में भी यही रणनीति अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए, जो अपने हथियारों की जीवित दीवार की मदद से लोगों के खिलाफ अपना बचाव कर रहा है। जो व्यक्ति फांसीवाद के मामले में ऐसी रणनीति का उपयोग करने की आवश्यकता को समझने में विफल रहता है, जो इस तरह के दृष्टिकोण को अपमानजनक मानता है, वह एक बहुत अच्छा साथी हो सकता है, लेकिन अगर आप मुझे ऐसा कहने की इजाजत देंगे तो वह एक बकवास करने वाला व्यक्ति है, क्रांतिकारी नहीं। वह फांसीवादी तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए जनता का नेतृत्व करने में असमर्थ होगा। जर्मनी, इटली और अन्य देशों में फांसीवाद का जनाधार है, जहां फांसीवादी संगठनों के बाहर और अंदर एक संयुक्त मोर्चे के लिए जन आंदोलन बढ़ रहा है, जो सबसे बुनियादी जरूरतों की रक्षा से शुरू होकर संघर्ष के अपने रूपों और नारों को बदल रहा है। यह आंदोलन फांसीवादी तानाशाही के किले को चकनाचूर कर देगा, जो वर्तमान में कई लोगों के लिए अभेद्य लगता है। जिन देशों में समाजवादी डेमोक्रेट सत्ता में हैं, वहां संयुक्त मोर्चे की स्थापना के लिए संघर्ष एक और बहुत महत्वपूर्ण समस्या को जन्म देता है। उन देशों में संयुक्त मोर्चे की समस्या जहां सामाजिक लोकतांत्रिक सरकारें या गठबंधन सरकारें जिनमें समाजवादी भाग लेते हैं सत्ता में हैं, जैसे उदाहरण के लिए डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया और बेल्जियम। सामाजिक लोकतांत्रिक सरकारों, जो पूंजीपति वर्ग के साथ समझौता करने वाली सरकारें हैं, के प्रति हमारा पूर्ण विरोध का रवैया सर्वविदित है। लेकिन इसके बावजूद हम सामाजिक लोकतांत्रिक सरकार या पूंजीपति दलों के साथ गठबंधन वाली सरकार के अस्तित्व को कुछ मुद्दों पर सामाजिक लोकतांत्रिकों के साथ संयुक्त मोर्चा स्थापित करने में एक दुर्गम बाधा नहीं मानते हैं।
हमारा मानना है कि ऐसे मामले में भी मेहनतकश लोगों के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा और फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष में एक संयुक्त मोर्चा काफी संभव और आवश्यक है। ये तर्कसंगत है कि जिन देशों में सामाजिक लोकतांत्रिक दलों के प्रतिनिधि सरकार में भाग लेते हैं, वहां सामाजिक लोकतांत्रिक नेतृत्व सर्वहारा संयुक्त मोर्चे का सबसे मजबूत प्रतिरोध करता है। ये काफी समझ में आता है। आखिरकार वे पूंजीपति वर्ग को दिखाना चाहते हैं कि वे किसी और की तुलना में बेहतर और अधिक कुशलता से असंतुष्ट मेहनतकश जनता को नियंत्रण में रख सकते हैं और उन्हें साम्यवाद के प्रभाव में आने से रोक सकते हैं। हालांकि ये तथ्य कि सामाजिक जनवादी मंत्री सर्वहारा संयुक्त मोर्चे के विरोधी हैं, किसी भी तरह से उस स्थिति को उचित नहीं ठहरा सकता है जिसमें कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्ग का संयुक्त मोर्चा स्थापित करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। स्कैंडिनेवियाई देशों में हमारे साथी अक्सर कम से कम प्रतिरोध की नीति अपनाते हैं और खुद को सामाजिक जनवादी सरकारों को बेनकाब करने वाले प्रचार तक ही सीमित रखते हैं। यह एक गलती है। उदाहरण के लिए डेनमार्क में सामाजिक जनवादी नेता पिछले 10 वर्षों से सरकार में हैं और 10 वर्षों से दिन रात कम्युनिस्ट ये दोहराते रहे हैं कि यह एक बुर्जुआ पूंजीवादी सरकार है। हमें यह मानना होगा कि डेनमार्क के मजदूर इस प्रचार से परिचित हैं। ये तथ्य कि फिर भी एक बड़ा बहुमत सामाजिक जनवादी सरकार पार्टी को वोट देता है केवल ये दर्शाता है कि प्रचार के माध्यम से सरकार को बेनकाब करने वाले कम्युनिस्ट अपर्याप्त हैं। हालांकि ये साबित नहीं होता है कि ये लाखों लाखों मजदूर सामाजिक जनवादी मंत्रियों के सभी सरकारी उपायों से संतुष्ट हैं। नहीं, वे इस तथ्य से संतुष्ट नहीं है कि अपने तथाकथित संकट समझौते के द्वारा सामाजिक जनवादी सरकार बड़े पूंजीपतियों और जमींदारों की मदद करती है, न कि मजदूरों और गरीब किसानों की। वे जनवरी 1933 में सरकार द्वारा जारी किए गए उस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, जिसने मजदूरों को हड़ताल करने के अधिकार से वंचित कर दिया था। वे खतरनाक लोकतंत्र विरोधी चुनावी सुधार, जिससे प्रतिनिधियों की संख्या में काफी कमी आएगी, के लिए सोशल डेमोक्रेटिक नेतृत्व की परियोजना से संतुष्ट नहीं हैं। साथियों, अगर मैं ये कहूं कि डेनमार्क के 99% मजदूर सोशल डेमोक्रेटिक नेताओं और मंत्रियों द्वारा उठाए गए इन राजनीतिक कदमों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। क्या कम्युनिस्टों के लिए यह संभव नहीं है कि वे डेनमार्क के ट्रेड यूनियनों और सामाजिक लोकतांत्रिक संगठनों से इन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने, उन पर अपनी राय व्यक्त करने और मजदूरों की मांगों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सर्वहारा संयुक्त मोर्चे के लिए मिलकर आगे आने का आह्वान करें? पिछले साल अक्टूबर में जब हमारे डेनिश साथियों ने ट्रेड यूनियनों से बेरोजगारी राहत में कटौती के खिलाफ और ट्रेड यूनियनों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काम करने की अपील की, तो लगभग 100 स्थानीय ट्रेड यूनियन संगठन संयुक्त मोर्चे में शामिल हो गए। स्वीडन में तीसरी बार सामाजिक लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में है, लेकिन स्वीडिश कम्युनिस्टों ने लंबे समय से संयुक्त मोर्चे की रणनीति को व्यवहार में लागू करने से परहेज किया है। क्यों? क्या इसलिए कि वे संयुक्त मोर्चे के विरोधी थे? बिल्कुल नहीं, वे सिद्धांत रूप में संयुक्त मोर्चे के पक्ष में थे, सामान्य रूप से संयुक्त मोर्चे के पक्ष में थे, लेकिन वे ये समझने में विफल रहे कि किन परिस्थितियों में, किन प्रश्नों पर, किन मांगों के बचाव में सर्वहारा संयुक्त मोर्चा सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सकता है, कहां और कैसे जुड़ाव किया जा सकता है। सामाजिक लोकतांत्रिक सरकार के गठन से कुछ महीने पहले सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनावों के दौरान एक मंच आगे बढ़ाया जिसमें कई मांगें शामिल थी जो सर्वहारा संयुक्त मोर्चे के मंच में शामिल करने के लिए बिल्कुल सही थीं। उदाहरण के लिए सीमा शुल्क के खिलाफ, सैनिकरण के खिलाफ, बेरोजगारी बीमा के सवाल में देरी की नीति को समाप्त करो, पर्याप्त वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करो, मंचकोर एक फांसीवादी संगठन जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाओ, बुर्जुआ पार्टियों द्वारा मांगे गए यूनियनों के खिलाफ वर्ग कानून मुर्दाबाद के नारे। स्वीडन के 10 लाख से ज्यादा मजदूरों ने 1932 में सोशल डेमोक्रेट्स द्वारा पेश की गई इन मांगों के लिए वोट दिया था और 1933 में सोशल डेमोक्रेटिक सरकार के गठन का स्वागत किया था, इस उम्मीद में कि अब ये मांगें पूरी हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में इससे ज्यादा स्वाभाविक और मजदूरों के लिए इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता था कि कम्युनिस्ट पार्टी सभी सोशल डेमोक्रेटिक और ट्रेड यूनियन संगठनों से अपील करे कि वे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा पेश की गई इन मांगों को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें। यदि हम वास्तव में व्यापक जनसमूह को संगठित करने में सफल हो जाते और सामाजिक जनवादियों की इन मांगों को स्वयं प्राप्त करने के लिए सामाजिक जनवादी तथा साम्यवादी श्रमिक संगठनों को एक संयुक्त मोर्चे में जोड़ने में सफल हो जाते, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वीडन के श्रमिक वर्ग को इससे लाभ होता। स्वीडन के सामाजिक जनवादी मंत्री निश्चित रूप से इससे बहुत खुश नहीं होते, क्योंकि उस स्थिति में सरकार को कम से कम इनमें से कुछ मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ता। किसी भी स्थिति में अब जो हुआ है, जब सरकार ने करों को समाप्त करने के बजाय कुछ शुल्क बढ़ा दिए हैं, सैन्यवाद को प्रतिबंधित करने के बजाय सैन्य बजट बढ़ा दिया है, और ट्रेड यूनियनों के विरुद्ध सभी कानूनों को अस्वीकार करने के बजाय खुद संसद में ऐसा विधेयक पेश किया है, तो ऐसा नहीं होता।
सच है कि पिछले मुद्दे पर स्वीडन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सर्वहारा संयुक्त मोर्चे की भावना से एक अच्छा जन अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप अंत में सामाजिक जनवादी संसदीय गुट भी सरकारी विधेयक के विरुद्ध मतदान करने के लिए विवश हो गया और फिलहाल इसे खारिज कर दिया गया है। नॉर्वे के कम्युनिस्टों ने लेबर पार्टी के संगठनों से मई दिवस पर संयुक्त प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान करके और कई मांगे रखकर सही किया, जो मुख्य रूप से नॉर्वेजियन लेबर पार्टी के चुनाव मंच में निहित मांगों से मेल खाती थी। हालांकि संयुक्त मोर्चे के पक्ष में ये कदम खराब तरीके से तैयार किया गया था और नॉर्वेजियन लेबर पार्टी के नेतृत्व ने इसका विरोध किया था, फिर भी 30 इलाकों में संयुक्त मोर्चे के प्रदर्शन हुए। पहले कई कम्युनिस्टों को डर था कि अगर वे सोशल डेमोक्रेट्स की हर आंशिक मांग का जवाब अपनी मांगों से नहीं देंगे, जो कि दोगुनी क्रांतिकारी होंगी, तो यह उनकी ओर से अवसरवादिता होगी। यह एक भोली भाली गलती थी। उदाहरण के लिए, अगर सोशल डेमोक्रेट्स ने फांसीवादी संगठनों को भंग करने की मांग की, तो कोई कारण नहीं था कि हम इसमें ये जोड़ें, और राज्य पुलिस को भंग करना, एक मांग जो अलग अलग परिस्थितियों में समीचीन होगी। हमें सोशल डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं से कहना चाहिए, हम आपकी पार्टी की इन मांगों को सर्वहारा संयुक्त मोर्चे की मांगों के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और उनकी प्राप्ति के लिए अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। आइए हम लड़ाई के लिए हाथ मिलाएं। चेकोस्लोवाकिया में भी चेक और जर्मन सामाजिक जनवादियों तथा सुधारवादी ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाई गई कुछ मांगों का उपयोग मजदूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे की स्थापना के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब सामाजिक जनवादी बेरोजगारों के लिए काम की मांग करते हैं या नगर निगम स्वशासन को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को समाप्त करने की मांग करते हैं, जैसा कि उन्होंने 1927 से किया है, तो इन मांगों को प्रत्येक इलाके में, प्रत्येक जिले में ठोस रूप दिया जाना चाहिए तथा उनके वास्तविक कार्यान्वयन के लिए सामाजिक जनवादी संगठनों के साथ मिलकर संघर्ष किया जाना चाहिए। या जब सामाजिक जनवादी पार्टियां राज्य तंत्र में फांसीवाद के एजेंटों के खिलाफ सामान्य शब्दों में गरजती हैं, तो उचित बात यह है कि प्रत्येक विशेष जिले में विशेष स्थानीय फांसीवादी प्रवक्ताओं को दिन के उजाले में घसीटा जाए तथा सामाजिक जनवादी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्हें सरकारी नौकरी से हटाने की मांग की जाए। बेल्जियम में एमिल वान डे वेल्डे के नेतृत्व में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने गठबंधन सरकार में प्रवेश किया है। ये सफलता उन्हें दो मुख्य मांगों के लिए उनके लंबे और व्यापक अभियानों के कारण मिली: 1. आपातकालीन आदेशों को समाप्त करना और 2. डे मैन 12 योजना को लागू करना। पहला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली सरकार ने 150 प्रतिक्रियावादी आपातकालीन आदेश जारी किए, जो कामकाजी लोगों पर बहुत भारी बोझ हैं। उन्हें तुरंत निरस्त किए जाने की उम्मीद थी। ये समाजवादी पार्टी की मांग थी। लेकिन क्या इनमें से कई आपातकालीन आदेशों को नई सरकार ने निरस्त कर दिया है? इसने एक भी निरस्त नहीं किया है। इसने बेल्जियम के समाजवादी नेताओं के उदारवादों, जैसे कि टोकन डॉलर जो कुछ यूरोपीय शक्तियों ने युद्ध ऋण के रूप में बकाया लाखों के भुगतान के लिए अमेरिका को दिया था, के भुगतान में एक तरह का टोकन भुगतान करने के लिए केवल कुछ आपातकालीन आदेशों को थोड़ा नरम किया है। जहां तक व्यापक रूप से विज्ञापित डी मैन योजना के क्रियान्वयन का प्रश्न है, इस मामले ने सामाजिक लोकतांत्रिक जनता द्वारा अप्रत्याशित रूप से एक नया मोड़ ले लिया है। समाजवादी मंत्रियों ने घोषणा की कि सबसे पहले आर्थिक संकट को दूर किया जाना चाहिए और डी मैन योजना के केवल उन्हीं प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए जो औद्योगिक पूंजीपतियों और बैंकों की स्थिति में सुधार करते हैं। उसके बाद ही श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए उपाय अपनाना संभव होगा। लेकिन डी मैन योजना में वादा किए गए लाभों में अपने हिस्से के लिए श्रमिकों को कब तक इंतजार करना होगा? बेल्जियम के बैंकरों को पहले ही सोने की असली बारिश मिल चुकी है। बेल्जियम के फ्रैंक का 28% अवमूल्यन किया गया है। इस हेरफेर से बैंकर वेतनभोगियों और छोटे जमाकर्ताओं की बचत की कीमत पर 4,500 मिलियन फ्रैंक लूटने में सफल रहे। लेकिन ये डी मैन योजना की विषय वस्तु से कैसे मेल खाता है? क्यों? अगर हम योजना के अक्षर पर विश्वास करें तो यह एकाधिकारवादी दुरुपयोग और सट्टा हेरफेर का मुकदमा चलाने का वादा करता है। डी मैन प्लान के आधार पर सरकार ने बैंकों की निगरानी के लिए एक आयोग नियुक्त किया है। लेकिन इस आयोग में बैंकर शामिल हैं जो अब खुशी खुशी खुद की निगरानी कर सकते हैं। डी मैन योजना में कई अन्य अच्छी चीजों का भी वादा किया गया है, जैसे कि कम कार्य दिवस, मजदूरी का मानकीकरण, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक बीमा की एक सर्वव्यापी प्रणाली का संगठन, नए आवास निर्माण के माध्यम से रहने की स्थिति में अधिक सुविधा इत्यादि। ये सभी मांगे हैं जिनका हम कम्युनिस्ट समर्थन कर सकते हैं। हमें बेल्जियम के श्रमिक संगठनों के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए, पूंजीपतियों को पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है और बहुत अधिक भी। आइए हम मांग करें कि सामाजिक लोकतांत्रिक मंत्री अब श्रमिकों से किए गए अपने वादों को पूरा करें। आइए हम अपने हितों की सफल रक्षा के लिए एकजुट मोर्चे पर एकजुट हों।
मंत्री वान डे वेल्डे, हम आपके मंच में शामिल श्रमिकों की ओर से मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन हम आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हम इन मांगों को गंभीरता से लेते हैं, कि हम कार्रवाई चाहते हैं न कि खोखले शब्द, और इसलिए इन मांगों के लिए संघर्ष करने के लिए लाखों श्रमिकों को एकजुट कर रहे हैं। इस प्रकार सामाजिक जनवादी सरकारों वाले देशों में कम्युनिस्ट सामाजिक जनवादी मंत्रियों के मंचों से ली गई उचित व्यक्तिगत मांगों को सामाजिक जनवादी पार्टियों और संगठनों के साथ संयुक्त कार्रवाई करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग करके बाद में पूंजीवादी आक्रमण, फांसीवाद और युद्ध के खतरे के खिलाफ संघर्ष में अन्य जन मांगों के आधार पर एक संयुक्त मोर्चे की स्थापना के लिए एक अभियान को अधिक आसानी से विकसित कर सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आमतौर पर सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों और संगठनों के साथ संयुक्त कार्रवाई के लिए कम्युनिस्टों से पूंजीपति वर्ग के साथ वर्ग सहयोग की विचारधारा और व्यवहार के रूप में सामाजिक लोकतंत्र की गंभीर और पुष्ट आलोचना की आवश्यकता होती है, और साम्यवाद के कार्यक्रम और नारों के बारे में सामाजिक लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं को अथक साथी भाव से स्पष्टीकरण देना होता है। सामाजिक लोकतांत्रिक सरकारों वाले देशों में संयुक्त मोर्चे के संघर्ष में ये कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ट्रेड यूनियन एकता के लिए संघर्ष साथियों, संयुक्त मोर्चे को मजबूत करने में सबसे महत्वपूर्ण चरण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन एकता की स्थापना होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, सुधारवादी नेताओं की विभाजनकारी रणनीति ट्रेड यूनियनों में सबसे ज्यादा उग्र रूप से लागू की गई थी। इसका कारण स्पष्ट है। यहाँ पूंजीपति वर्ग के साथ वर्ग सहयोग की उनकी नीति ने सीधे कारखानों में अपनी व्यावहारिक परिणति पाई, जिससे मजदूर वर्ग के महत्वपूर्ण हितों को नुकसान पहुंचा। इसने जाहिर है कम्युनिस्टों के नेतृत्व में क्रांतिकारी मजदूरों की ओर से तीखी आलोचना और प्रतिरोध को जन्म दिया। यही कारण है कि ट्रेड यूनियनों में साम्यवाद और सुधारवाद के बीच संघर्ष सबसे ज्यादा उग्र रूप से हुआ। पूंजीवाद के लिए परिस्थितियां जितनी कठिन और जटिल होती गईं, एम्स्टर्डम ट्रेड यूनियनों के नेताओं की नीति उतनी ही अधिक प्रतिक्रियावादी होती गई। एम्स्टर्डम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संघ IFTU और ट्रेड यूनियनों के भीतर सभी विपक्षी तत्वों के खिलाफ उनके उपाय उतने ही अधिक आक्रामक होते गए। यहाँ तक कि जर्मनी में फांसीवादी तानाशाही की स्थापना और सभी पूंजीवादी देशों में तीव्र पूंजीवादी आक्रमण भी इस आक्रामकता को कम करने में विफल रहे। क्या यह एक विशिष्ट तथ्य नहीं है कि अकेले 1933 में ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड, बेल्जियम और स्वीडन में ट्रेड यूनियनों से कम्युनिस्टों और क्रांतिकारी श्रमिकों के निष्कासन के लिए सबसे अपमानजनक परिपत्र जारी किए गए थे। ग्रेट ब्रिटेन में 1933 में एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें ट्रेड यूनियनों की स्थानीय शाखाओं को युद्ध विरोधी या अन्य क्रांतिकारी संगठनों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया था। ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस जनरल काउंसिल की कुख्यात ब्लैक सर्कुलर की प्रस्तावना थी, जिसने किसी भी ट्रेड काउंसिल को सीधे या परोक्ष रूप से कम्युनिस्ट संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों को स्वीकार करने से रोक दिया था। जर्मन ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व के बारे में क्या कहा जा सकता है, जिन्होंने ट्रेड यूनियनों में क्रांतिकारी तत्वों के खिलाफ अभूतपूर्व दमनकारी उपाय लागू किए। फिर भी हमें अपनी रणनीति एम्स्टर्डम यूनियनों के व्यक्तिगत नेताओं के व्यवहार पर आधारित नहीं करनी चाहिए, चाहे उनके व्यवहार से वर्ग संघर्ष में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, बल्कि मुख्य रूप से इस सवाल पर आधारित होनी चाहिए कि श्रमिकों का जनसमूह कहाँ पाया जाए। और यहाँ हमें खुले तौर पर यह घोषणा करनी चाहिए कि ट्रेड यूनियनों में काम करना सभी कम्युनिस्ट पार्टियों के काम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हमें ट्रेड यूनियन के काम में बेहतर बदलाव लाना चाहिए और ट्रेड यूनियन एकता के लिए संघर्ष के सवाल को केंद्रीय मुद्दा बनाना चाहिए। ट्रेड यूनियनों में शामिल होने के लिए मजदूरों की इच्छा को नजरअंदाज करते हुए और एम्स्टर्डम यूनियनों के भीतर काम करने की कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारे कई साथियों ने इस जटिल कार्य को नजरअंदाज करने का फैसला किया। वे हमेशा एम्स्टर्डम यूनियनों में संगठनात्मक संकट, मजदूरों के यूनियनों को छोड़ने की बात करते थे, लेकिन यह नहीं देख पाए कि विश्व आर्थिक संकट की शुरुआत में कुछ गिरावट के बाद ये यूनियनें बाद में फिर से बढ़ने लगी। ट्रेड यूनियन आंदोलन की एक खासियत ये रही है कि ट्रेड यूनियन अधिकारों पर पूंजीपतियों के हमले कई देशों में ट्रेड यूनियनों, पोलैंड, हंगरी आदि को समन्वयित करने के प्रयास, सामाजिक बीमा में कटौती और मजदूरी में कटौती ने मजदूरों को सुधारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं की ओर से प्रतिरोध की कमी के बावजूद इन यूनियनों के इर्द गिर्द और भी ज्यादा एकजुट होने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मजदूर चाहते थे और अब भी चाहते हैं कि ट्रेड यूनियनों में उनके महत्वपूर्ण वर्ग हितों के उग्र चैंपियन दिखें। यह इस तथ्य की व्याख्या करता है कि फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन आदि में अधिकांश एम्स्टर्डम यूनियनों की सदस्यता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने भी पिछले 2 वर्षों में अपनी सदस्यता में काफी वृद्धि की है। अगर जर्मन कॉमरेड ट्रेड यूनियन कार्य की समस्या को बेहतर ढंग से समझते, जिसके बारे में कॉमरेड थिलमन ने कई मौकों पर बात की थी,
तो निस्संदेह ट्रेड यूनियनों में स्थिति उस समय की तुलना में बेहतर होती जब फांसीवादी तानाशाही स्थापित हुई थी। 1932 के अंत में पार्टी के केवल 10% सदस्य ही मुक्त ट्रेड यूनियनों से जुड़े थे। यह इस तथ्य के बावजूद कि कॉमिंटन की छठी कांग्रेस के बाद कम्युनिस्टों ने काफी हड़तालों में अगुवाई की थी। हमारे कॉमरेड प्रेस में लिखते थे कि हमारी 90% ताकतों को ट्रेड यूनियनों में काम करने के लिए नियुक्त करने की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में गतिविधि केवल क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन विरोध के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जो वास्तव में ट्रेड यूनियनों की जगह लेना चाहती थी। और हिटलर के सत्ता पर कब्जा करने के बाद की अवधि के बारे में क्या? 2 साल तक हमारे कई कामरेडों ने स्वतंत्र यूनियनों की पुनः स्थापना के लिए लड़ने के सही नारे का हठपूर्वक और व्यवस्थित रूप से विरोध किया। मैं लगभग हर दूसरे पूंजीवादी देश के बारे में ऐसे ही उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन यूरोपीय देशों में ट्रेड यूनियन एकता के संघर्ष में हमारे नाम पर पहली गंभीर उपलब्धियां दर्ज हैं। मेरे मन में छोटा ऑस्ट्रिया है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी की पहल पर एक अवैध ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए आधार तैयार किया गया है। फरवरी की लड़ाइयों के बाद ओटो बाउर के नेतृत्व में सोशल डेमोक्रेट्स ने नारा दिया, फांसीवाद के पतन के बाद ही स्वतंत्र यूनियनों को फिर से स्थापित किया जा सकता है। कम्युनिस्टों ने खुद को ट्रेड यूनियनों को फिर से स्थापित करने के काम में लगा दिया। उस काम का हर चरण ऑस्ट्रियाई सर्वहारा वर्ग के जीवंत संयुक्त मोर्चे का एक हिस्सा था। भूमिगत परिस्थितियों में मुक्त ट्रेड यूनियनों की सफल पुनर्स्थापना फांसीवाद के लिए एक गंभीर झटका थी। सोशल डेमोक्रेट्स अलग अलग रास्ते पर थे। उनमें से कुछ ने सरकार के साथ बातचीत करने की कोशिश की। दूसरों ने हमारी सफलताओं को देखते हुए अपने समानांतर अवैध ट्रेड यूनियनों का निर्माण किया। लेकिन केवल एक ही रास्ता हो सकता था, या तो फांसीवाद के सामने आत्मसमर्पण करना या फांसीवाद के खिलाफ संयुक्त संघर्ष के माध्यम से ट्रेड यूनियन एकता की ओर बढ़ना। जन दबाव के चलते भूतपूर्व ट्रेड यूनियन नेताओं द्वारा बनाए गए समानांतर यूनियनों के ढुलमुल नेतृत्व ने विलय पर सहमति जताने का फैसला किया। इस विलय का आधार पूंजीवाद और फांसीवाद के आक्रमण के खिलाफ एक अपूरणीय संघर्ष और ट्रेड यूनियन लोकतंत्र की गारंटी है। हम ट्रेड यूनियनों के विलय के इस तथ्य का स्वागत करते हैं, जो युद्ध के बाद ट्रेड यूनियनों के औपचारिक विभाजन के बाद अपनी तरह का पहला है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। फ्रांस में संयुक्त मोर्चे ने निस्संदेह ट्रेड यूनियन एकता हासिल करने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में काम किया है। जनरल कन्फेडरेशन ऑफ लेबर के नेताओं ने एकता की प्राप्ति में हर तरह से बाधा डाली है और अभी भी बाधा डाल रहे हैं। अधीनस्थ और माध्यमिक या औपचारिक चरित्र के मुद्दों को उठाकर ट्रेड यूनियनों की वर्ग नीति के मुख्य मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन एकता के संघर्ष में एक निर्विवाद सफलता स्थानीय स्तर पर एकल यूनियनों की स्थापना रही है, जिसमें उदाहरण के लिए रेल कर्मियों के मामले में दोनों ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का लगभग 3/4 हिस्सा शामिल है। हम निश्चित रूप से हर देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियन एकता की पुनः स्थापना के पक्ष में हैं। हम हर उद्योग में एक यूनियन के पक्ष में हैं। हम हर देश में ट्रेड यूनियनों के एक महासंघ के पक्ष में हैं। हम उद्योगों द्वारा संगठित ट्रेड यूनियनों के एकल अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के पक्ष में हैं। हम वर्ग संघर्ष पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के पक्ष में हैं। हम पूंजी और फांसीवाद के आक्रमण के खिलाफ मजदूर वर्ग की एक प्रमुख दीवार के रूप में एकजुट वर्ग ट्रेड यूनियनों के पक्ष में हैं। ट्रेड यूनियनों को एकजुट करने के लिए हमारी एकमात्र शर्त है पूंजी के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ और आंतरिक ट्रेड यूनियन लोकतंत्र के लिए संघर्ष। समय प्रतीक्षा नहीं करता। हमारे लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियन एकता का प्रश्न वर्ग शत्रु के विरुद्ध शक्तिशाली एकल ट्रेड यूनियन संगठनों में अपने वर्ग को एकजुट करने के महान कार्य का प्रश्न है। हम इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि इस वर्ष मई दिवस की पूर्व संध्या पर लेबर यूनियनों के रेड इंटरनेशनल ने एम्स्टर्डम इंटरनेशनल से विश्व ट्रेड यूनियन आंदोलन को एकजुट करने की शर्तों, तरीकों और रूपों के प्रश्न पर संयुक्त रूप से विचार करने के प्रस्ताव के साथ संपर्क किया। एम्स्टर्डम इंटरनेशनल के नेताओं ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, इस पुराने बहाने का उपयोग करते हुए कि ट्रेड यूनियन आंदोलन में एकता केवल एम्स्टर्डम इंटरनेशनल के भीतर ही संभव है, जिसमें वैसे केवल यूरोपीय देशों के एक हिस्से में ट्रेड यूनियन शामिल हैं। लेकिन ट्रेड यूनियनों में काम करने वाले कम्युनिस्टों को ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता के लिए अथक संघर्ष जारी रखना चाहिए। रेड ट्रेड यूनियनों और आरआईएलयू का काम पूंजी और फांसीवाद के हमले के खिलाफ सभी ट्रेड यूनियनों के संयुक्त संघर्ष की उपलब्धि को तेज करने और एम्स्टर्डम इंटरनेशनल के प्रतिक्रियावादी नेताओं के जिद्दी प्रतिरोध के बावजूद ट्रेड यूनियन आंदोलन में एकता लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना है। रेड ट्रेड यूनियनों और आरआईएलयू को इस दिशा में हमारा भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। जिन देशों में छोटे लाल ट्रेड यूनियन मौजूद हैं, हम उन्हें बड़े सुधारवादी यूनियनों में शामिल करने के लिए काम करने की सलाह देते हैं, लेकिन अपने विचारों की रक्षा करने के अधिकार और निष्कासित सदस्यों की बहाली की मांग करते हैं।
लेकिन जिन देशों में बड़े लाल ट्रेड यूनियन बड़े सुधारवादी ट्रेड यूनियनों के समानांतर मौजूद हैं, हमें पूंजीवादी हमले के खिलाफ संघर्ष के मंच और ट्रेड यूनियन लोकतंत्र की गारंटी के आधार पर एकता कांग्रेस के आयोजन के लिए काम करना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि कोई भी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, कोई भी क्रांतिकारी कार्यकर्ता जो अपने उद्योग के बड़े पैमाने पर ट्रेड यूनियन से संबंधित नहीं है, जो सुधारवादी ट्रेड यूनियन को वास्तविक वर्ग ट्रेड यूनियन संगठन में बदलने के लिए नहीं लड़ता है, जो वर्ग संघर्ष के आधार पर ट्रेड यूनियन एकता के लिए नहीं लड़ता है, ऐसा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, ऐसा क्रांतिकारी कार्यकर्ता अपने प्राथमिक सर्वहारा कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। संयुक्त मोर्चा और युवा साथियों, मैं पहले ही फांसीवाद की जीत में युवाओं की फांसीवादी संगठनों में भर्ती की भूमिका की ओर इशारा कर चुका हूं। युवाओं के बारे में बोलते हुए हमें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हमने पूंजी के आक्रमण, फांसीवाद और युद्ध के खतरे के खिलाफ संघर्ष में मेहनतकश युवाओं की जनता को शामिल करने के अपने कार्य की उपेक्षा की है। हमने कई देशों में इस कार्य की उपेक्षा की है। हमने फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई में युवाओं के विशाल महत्व को कम करके आंका है। हमने हमेशा युवाओं के विशेष आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों को ध्यान में नहीं रखा है। इसी तरह हमने युवाओं की क्रांतिकारी शिक्षा पर भी उचित ध्यान नहीं दिया है। ये सब फांसीवाद द्वारा बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया गया है, जिसने कुछ देशों में, खास तौर पर जर्मनी में, युवाओं के बड़े हिस्से को सर्वहारा विरोधी रास्ते पर बहकाया है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि फांसीवाद केवल सैन्यवाद के आकर्षण से ही युवाओं को लुभाता नहीं है। यह अपनी टुकड़ियों में से कुछ को खाना और कपड़े देता है, दूसरों को काम देता है और यहाँ तक कि युवाओं के लिए तथाकथित सांस्कृतिक संस्थाएं भी स्थापित करता है। इस तरह से उन्हें यह विचार देने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में कामकाजी युवाओं के बड़े हिस्से को खाना, कपड़े, शिक्षा और काम मुहैया करा सकता है और कराना चाहता है। कई पूंजीवादी देशों में हमारी युवा कम्युनिस्ट लीग अभी भी मुख्य रूप से सांप्रदायिक संगठन है जो जनता से अलग हैं। उनकी बुनियादी कमजोरी यह है कि वे अभी भी कम्युनिस्ट पार्टियों की नकल करने की कोशिश करते हैं, उनके काम करने के तरीकों और तरीकों की नकल करते हैं। ये भूल जाते हैं कि वाईसीएल युवाओं की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। वे इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते कि यह अपने स्वयं के विशेष कार्यों वाला एक संगठन है। इसके काम करने के तरीके, शिक्षा और संघर्ष को युवाओं के वास्तविक स्तर और जरूरतों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। हमारे युवा कम्युनिस्टों ने फांसीवादी हिंसा और बुर्जुआ प्रतिक्रिया के खिलाफ लड़ाई में वीरता के यादगार उदाहरण पेश किए हैं, लेकिन उनमें अभी भी जिद्दी ठोस काम के बल पर युवाओं के जनसमूह को शत्रुतापूर्ण प्रभावों से दूर करने की क्षमता का अभाव है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि वे अभी तक फांसीवादी जन संगठनों में काम करने के अपने विरोध पर काबू नहीं पा सके हैं, और समाजवादी युवाओं और अन्य गैर कम्युनिस्ट युवाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण हमेशा सही नहीं होता है। इस सब की जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा बेशक कम्युनिस्ट पार्टियों को भी उठाना होगा, क्योंकि उन्हें वाईसीएल के काम में उसका नेतृत्व और समर्थन करना चाहिए, क्योंकि युवाओं की समस्या केवल वाईसीएल की समस्या नहीं है, ये पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन की समस्या है। युवाओं के संघर्ष में कम्युनिस्ट पार्टियों और वाईसीएल संगठनों को एक वास्तविक निर्णायक परिवर्तन लाना चाहिए। पूंजीवादी देशों में कम्युनिस्ट युवा आंदोलन का मुख्य कार्य मेहनतकश लोगों की युवा पीढ़ी को संगठित करने और लामबंद करने के मार्ग पर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की दिशा में साहपूर्वक आगे बढ़ना है। इस दिशा में उठाए गए पहले कदम भी युवाओं के क्रांतिकारी आंदोलन पर कितना जबरदस्त प्रभाव डालते हैं, ये हाल के दिनों में फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरणों से पता चलता है। इन देशों में संयुक्त मोर्चे को लागू करना ही काफी था ताकि तुरंत काफी सफलताएं हासिल की जा सकें। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के क्षेत्र में पेरिस में युद्ध और फांसीवाद के खिलाफ समिति की सभी गैर फांसीवादी युवा संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लाने की सफल पहल भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। युवाओं के संयुक्त मोर्चा आंदोलन में हाल ही में उठाए गए ये सफल कदम ये भी दर्शाते हैं कि युवाओं के संयुक्त मोर्चे को जो रूप अपनाना चाहिए वह रूढ़िबद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं जरूरी है कि वह कम्युनिस्ट पार्टियों के व्यवहार में पाए जाने वाले रूपों जैसा ही हो। युवा कम्युनिस्ट लीगों को युवाओं के सभी गैर फांसीवादी जन संगठनों की शक्तियों को एकजुट करने के लिए हर तरह से प्रयास करना चाहिए, जिसमें फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए विभिन्न प्रकार के साझा संगठनों का गठन करना शामिल है। जिस अभूतपूर्व तरीके से युवाओं से हर अधिकार छीना जा रहा है, युवाओं के सैनिकरण के खिलाफ और युवा पीढ़ी के आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए, ताकि इन युवा श्रमिकों को फांसीवाद विरोधी मोर्चे की तरफ खींचा जा सके, चाहे वे कहीं भी हो, कारखानों में, जबरन श्रम शिविरों में, श्रम एक्सचेंजों में, सेना के बैरकों और बेड़े में, स्कूलों में या विभिन्न खेल, सांस्कृतिक या अन्य संगठनों में। वाईसीएल को विकसित और मजबूत करने के लिए हमारे वाईसीएल
सदस्यों को वर्ग संघर्ष के मंच पर कम्युनिस्ट और समाजवादी युवा लीगों के फांसीवाद विरोधी संगठनों के गठन के लिए काम करना चाहिए। संयुक्त मोर्चा और महिलाएं। साथियों, कामकाजी महिलाओं के बीच काम, महिला श्रमिकों, बेरोजगार महिलाओं, किसान महिलाओं और गृहिणियों के बीच, युवाओं के बीच काम से कम नहीं आंका गया है। जबकि फांसीवाद युवाओं से सबसे अधिक लाभ लेता है, यह महिलाओं को विशेष निर्दयता और सनक के साथ गुलाम बनाता है। माँ, गृहिणी, अकेली कामकाजी महिला जो कल के बारे में अनिश्चित है, कि अंतरतम भावनाओं से खेलता है। फांसीवाद एक परोपकारी के रूप में प्रस्तुत होकर भूखे परिवार को कुछ भिखारी टाट पट्टियां फेंकता है। इस तरह से फांसीवाद द्वारा लाई गई अभूतपूर्व गुलामी से विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के बीच पैदा हुई कड़वाहट को दबाने की कोशिश करता है। ये कामकाजी महिलाओं को उद्योग से बाहर निकाल देता है, जरूरतमंद लड़कियों को जबरन देश में भेज देता है, उन्हें अमीर किसानों और जमींदारों के अवैतनिक नौकरों की स्थिति में डाल देता है। महिलाओं को एक खुशहाल घर और पारिवारिक जीवन का वादा करते हुए ये किसी भी अन्य पूंजीवादी शासन की तुलना में महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलता है। कम्युनिस्टों, खासकर हमारी महिला कम्युनिस्टों को ये याद रखना चाहिए कि जब तक महिलाओं का व्यापक समूह संघर्ष में शामिल नहीं हो जाता, तब तक फांसीवाद और युद्ध के खिलाफ कोई सफल लड़ाई नहीं हो सकती। सिर्फ आंदोलन से यह संभव नहीं है। प्रत्येक मामले में ठोस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें महिलाओं के महत्वपूर्ण हितों और मांगों के इर्द गिर्द काम करके उन्हें संगठित करने का तरीका खोजना होगा। उच्च कीमतों के खिलाफ उनकी मांगों के लिए, समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर उच्च मजदूरी के लिए, सामूहिक बर्खास्तगी के खिलाफ, महिलाओं की स्थिति में असमानता की हर अभिव्यक्ति के खिलाफ और फांसीवादी दास्ता के खिलाफ। क्रांतिकारी आंदोलन में काम करने वाली महिलाओं को आकर्षित करने के प्रयास में हमें इस उद्देश्य के लिए अलग अलग महिला संगठन बनाने से नहीं डरना चाहिए, जहां भी आवश्यक हो। ये पूर्वधारणा कि पूंजीवादी देशों में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में महिला संगठनों को श्रमिक आंदोलन में महिला अलगाववाद के खिलाफ संघर्ष के हिस्से के रूप में समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ने अक्सर बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्रांतिकारी, सामाजिक, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील युद्ध विरोधी और फांसीवाद विरोधी महिला संगठनों के बीच संपर्क और संयुक्त संघर्ष स्थापित करने के लिए सबसे सरल और सबसे लचीले रूपों की तलाश की जानी चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए कि महिला मजदूर और आमतौर पर कामकाजी महिलाएं संयुक्त मजदूर वर्ग मोर्चे और फांसीवाद विरोधी जन मोर्चे की पंक्तियों में अपने वर्ग भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिस्थिति सभी औपनिवेशिक और अर्ध औपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चे के प्रश्न को असाधारण महत्व प्रदान करती है। उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों में संघर्ष के लिए एक व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा बनाने में सबसे पहले यह आवश्यक है कि उन विभिन्न परिस्थितियों को पहचाना जाए जिनमें जनता का साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की परिपक्वता की अलग अलग डिग्री, इसके भीतर सर्वहारा वर्ग की भूमिका और जनता पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव। ब्राजील में समस्या भारत, चीन और अन्य देशों से भिन्न है। ब्राजील में कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय मुक्ति गठबंधन की स्थापना के द्वारा संयुक्त साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे के विकास के लिए सही आधारशिला रखने के बाद इस मोर्चे को विस्तारित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले लाखों किसानों को शामिल किया जाए, जिससे एक जन क्रांतिकारी सेना की इकाइयों का गठन हो सके जो पूरी तरह से क्रांति के लिए और राष्ट्रीय मुक्ति गठबंधन की सरकार की स्थापना के लिए समर्पित हो। भारत में कम्युनिस्टों को सभी साम्राज्यवाद विरोधी जन गतिविधियों का समर्थन, विस्तार और भागीदारी करनी चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय सुधारवादी नेतृत्व वाली गतिविधियां भी शामिल हैं। अपनी राजनीतिक संगठनात्मक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने वाले संगठनों के भीतर सक्रिय कार्य करना चाहिए, ताकि उनके बीच एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी विंग के क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय लोगों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को और विकसित करना है। चीन में, जहां जन आंदोलन ने पहले ही देश के एक बड़े भूभाग पर सोवियत जिलों के गठन और एक शक्तिशाली लाल सेना के संगठन को जन्म दिया है, जापानी साम्राज्यवाद के हिंसक आक्रमण और नानकिंग सरकार के विश्वासघात ने महान चीनी लोगों के राष्ट्रीय अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। चीनी सोवियत साम्राज्यवादियों द्वारा चीन की गुलामी और विभाजन के खिलाफ संघर्ष में एक एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, एक एकीकृत केंद्र के रूप में जो चीनी लोगों की राष्ट्रीय रक्षा के लिए सभी साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों को एकजुट करेगा। इसलिए हम अपने साहसी भाई चीन की पार्टी द्वारा जापानी साम्राज्यवाद और उसके चीनी एजेंटों के खिलाफ एक व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा बनाने की पहल का अनुमोदन करते हैं, जिसमें चीन के क्षेत्र में मौजूद उन सभी संगठित ताकतों के साथ मिलकर काम करना शामिल है जो अपने देश और अपने लोगों की मुक्ति के लिए एक वास्तविक संघर्ष छेड़ने के लिए तैयार हैं।
मुझे यकीन है कि मैं ये कहते हुए हमारी पूरी कांग्रेस की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करता हूं कि हम पूरी दुनिया के क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की ओर से चीन के सभी सोवियतों और चीनी क्रांतिकारी लोगों को अपना हार्दिक भाईचारा अभिवादन भेजते हैं। हम चीन की वीर लाल सेना को अपना हार्दिक भाईचारा अभिवादन भेजते हैं, जिसने 1000 लड़ाइयों में दम तोड़ा है। और हम चीनी लोगों को सभी साम्राज्यवादी लुटेरों और उनके चीनी गुंडों से इसकी पूरी मुक्ति के लिए इसके संघर्ष का समर्थन करने के अपने दृढ़ संकल्प का आश्वासन देते हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार साथियों, हमने मजदूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे की दिशा में एक साहसिक दृढ़ रास्ता अपनाया है और इसे पूरी निरंतरता के साथ पूरा करने के लिए तैयार हैं। अगर हम कम्युनिस्टों से पूछा जाए कि क्या हम सिर्फ आंशिक मांगों की लड़ाई में ही संयुक्त मोर्चे की वकालत करते हैं या फिर हम संयुक्त मोर्चे के आधार पर सरकार बनाने की बात आने पर भी जिम्मेदारी साझा करने के लिए तैयार हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी के पूरे एहसास के साथ कहेंगे हाँ। हम मानते हैं कि ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें सर्वहारा संयुक्त मोर्चे की सरकार या फासीवाद विरोधी जन मोर्चे की सरकार का गठन न सिर्फ संभव हो जाएगा बल्कि जरूरी भी हो जाएगा। और उस स्थिति में हम बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसी सरकार के गठन की वकालत करेंगे। मैं यहाँ सर्वहारा क्रांति की जीत के बाद बनने वाली सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। बेशक यह संभव नहीं है कि किसी देश में पूंजीपति वर्ग के क्रांतिकारी तख्तापलट के तुरंत बाद क्रांति में भाग लेने वाली एक निश्चित पार्टी या उसके वामपंथी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के सरकारी ब्लॉक के आधार पर सरकार बनाई जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, अक्टूबर क्रांति के बाद रूसी बोल्शेविकों की विजयी पार्टी में सोवियत सरकार में वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों के प्रतिनिधि शामिल थे। अक्टूबर क्रांति की जीत के बाद पहली सोवियत सरकार की यह एक खास विशेषता थी। मैं ऐसे किसी मामले की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि क्रांति की जीत से पहले और उसकी पूर्व संध्या पर संयुक्त मोर्चे की सरकार के संभावित गठन की बात कर रहा हूं। ये कैसी सरकार है और किस स्थिति में ऐसी सरकार का सवाल ही उठता है। यह मुख्य रूप से फासीवाद और प्रतिक्रियावाद के खिलाफ संघर्ष की सरकार है। यह संयुक्त मोर्चा आंदोलन के परिणामस्वरूप उभरने वाली सरकार होनी चाहिए और किसी भी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी और मजदूर वर्ग के जन संगठनों की गतिविधि को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत प्रतिक्रांतिकारी वित्तीय दिग्गजों और उनके फासीवादी एजेंटों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। उपयुक्त समय पर बढ़ते हुए संयुक्त मोर्चा आंदोलन पर भरोसा करते हुए किसी भी देश की कम्युनिस्ट पार्टी एक निश्चित फासीवाद विरोधी मंच के आधार पर ऐसी सरकार के गठन की वकालत करेगी। ऐसी सरकार बनाना किन वस्तुगत परिस्थितियों में संभव होगा? सबसे सामान्य शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है: राजनीतिक संकट की परिस्थितियों में, जब शासक वर्ग जन विरोधी फासीवादी आंदोलन के शक्तिशाली उदय का सामना करने में सक्षम नहीं होते। लेकिन ये केवल एक सामान्य दृष्टिकोण है जिसके बिना संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाना व्यावहारिक रूप से शायद ही संभव होगा। केवल कुछ विशेष पूर्वापेक्षाओं का अस्तित्व ही ऐसी सरकार बनाने के प्रश्न को राजनीतिक रूप से आवश्यक कार्य के रूप में एजेंडे पर ला सकता है। मुझे लगता है कि इस संबंध में निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएं सबसे अधिक ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले, पूंजीपति वर्ग का राज्य तंत्र पहले से ही पर्याप्त रूप से अव्यवस्थित और पनगु हो जाना चाहिए ताकि पूंजीपति वर्ग प्रतिक्रियावाद और फासीवाद के खिलाफ संघर्ष की सरकार के गठन को रोक न सके। दूसरा, मेहनतकश जनता का व्यापक जनसमूह, विशेष रूप से जन ट्रेड यूनियनें, फासीवाद और प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध तीव्र विद्रोह की स्थिति में होनी चाहिए, यद्यपि वे विद्रोह के लिए तैयार न हों, ताकि वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण समाजवादी सरकार की स्थापना के लिए लड़ सकें। तीसरा, संयुक्त मोर्चे में भाग लेने वाली सामाजिक जनवादी और अन्य पार्टियों के बीच भेदभाव और उग्रवाद पहले ही उस बिंदु पर पहुंच चुका होगा जहां उनका एक बड़ा हिस्सा फासीवादियों और अन्य प्रतिक्रियावादियों के खिलाफ क्रूर उपायों की मांग करेगा, फासीवाद के खिलाफ कम्युनिस्टों के साथ मिलकर लड़ेगा और अपनी ही पार्टी के प्रतिक्रियावादी हिस्से का खुलकर विरोध करेगा जो साम्यवाद का विरोधी है। कब और किन देशों में ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें ये पूर्वापेक्षाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद होंगी, ये पहले से बताना असंभव है। लेकिन चूंकि किसी भी पूंजीवादी देश में ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए और न केवल खुद को इस तरह से तैयार करना चाहिए, बल्कि मजदूर वर्ग को भी उसी के अनुसार तैयार करना चाहिए। आज हम इस प्रश्न को चर्चा के लिए क्यों उठा रहे हैं? ये निश्चित रूप से स्थिति और तात्कालिक संभावनाओं के हमारे आकलन से जुड़ा है, साथ ही हाल के दिनों में कई देशों में संयुक्त मोर्चा आंदोलन के वास्तविक विकास से भी जुड़ा है। 10 साल से अधिक समय तक पूंजीवादी देशों में स्थिति ऐसी थी कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए इस तरह के प्रश्न पर चर्चा करना आवश्यक नहीं था। साथियों, आपको याद होगा कि 1922 में हमारी चौथी कांग्रेस में और फिर 1924 में पांचवीं कांग्रेस में मजदूरों और किसानों की सरकार के नारे का सवाल चर्चा में था।
मूल रूप से यह मुद्दा मूलतः एक ऐसे सवाल पर केंद्रित था जो आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं लगभग उससे मिलता जुलता था। उस समय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में इस सवाल पर जो बहसें हुई और खासतौर पर इसके संबंध में जो राजनीतिक गलतियां की गईं, उन्होंने आज भी इस सवाल पर बोल्शेविक लाइन से दाईं या बाएं की ओर विचलन के खतरे के खिलाफ हमारी सतर्कता को तेज करने के लिए अपना महत्व बनाए रखा है। इसलिए मैं इनमें से कुछ गलतियों को संक्षेप में बताऊंगा ताकि उनसे हमारी पार्टियों की वर्तमान नीति के लिए आवश्यक सबक सीख सकूं। गलतियों की पहली श्रृंखला इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि मजदूरों की सरकार का सवाल राजनीतिक संकट के अस्तित्व के साथ स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से जुड़ा नहीं था। इसके कारण दक्षिणपंथी अवसरवादी मामलों की इस तरह व्याख्या करने में सक्षम थे जैसे कि हमें किसी भी यूं कहें सामान्य स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित मजदूरों की सरकार के गठन के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर अति वामपंथियों ने केवल पूंजीपति वर्ग के तख्तापलट के बाद सशस्त्र विद्रोह द्वारा गठित मजदूरों की सरकार को मान्यता दी। दोनों ही दृष्टिकोण गलत थे। इसलिए ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम अब राजनीतिक संकट और जन आंदोलन के उभार की विशिष्ट ठोस परिस्थितियों पर सटीक विचार करने पर बहुत जोर देते हैं, जिसमें एक संयुक्त मोर्चे की सरकार का गठन संभव और राजनीतिक रूप से आवश्यक साबित हो सकता है। गलतियों की दूसरी श्रृंखला इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि मजदूरों की सरकार का सवाल सर्वहारा वर्ग के एक जुझारू जन संयुक्त मोर्चा आंदोलन के विकास से जुड़ा नहीं था। इस प्रकार दक्षिणपंथी अवसरवादी इस सवाल को विकृत करने में सक्षम थे, इसे विशुद्ध संसदीय गठबंधनों के आधार पर सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों के साथ गुट बनाने की सिद्धांतहीन रणनीति तक सीमित कर दिया। इसके विपरीत अति वामपंथी चिल्लाने लगे, प्रतिक्रांतिकारी सामाजिक जनवादियों के साथ कोई गठबंधन नहीं, क्योंकि वे सभी सामाजिक जनवादियों को मूलतः प्रतिक्रांतिकारी मानते थे। दोनों ही गलत थे और अब हम एक और इस बात पर जोर देते हैं कि हम किसी मजदूर सरकार के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हैं, जो एक विस्तृत सामाजिक जनवादी सरकार से अधिक या कम कुछ भी नहीं होगी। हम मजदूरों की सरकार शब्द का उपयोग करना भी पसंद नहीं करते हैं और एक संयुक्त मोर्चे की सरकार की बात करते हैं, जो राजनीतिक चरित्र में उन सभी सामाजिक जनवादी सरकारों से बिल्कुल अलग, सिद्धांत रूप में अलग है, जो आमतौर पर खुद को मजदूरों की या श्रम सरकार कहते हैं। जबकि सामाजिक जनवादी सरकार पूंजीवादी व्यवस्था के संरक्षण के हित में पूंजीपति वर्ग के साथ वर्ग सहयोग का एक साधन है, एक संयुक्त मोर्चे की सरकार सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी मोहरा का अन्य फांसीवाद विरोधी दलों के साथ सहयोग का एक साधन है, जो पूरी मेहनतकश आबादी के हित में है, फांसीवाद और प्रतिक्रिया के खिलाफ संघर्ष की सरकार है। जाहिर है कि इन दोनों चीजों के बीच एक मौलिक अंतर है। दूसरी ओर हम सामाजिक लोकतंत्र के दो अलग अलग खेमों के बीच अंतर देखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रतिक्रियावादी खेमा है, लेकिन इसके साथ साथ वामपंथी सामाजिक लोकतंत्रवादियों उद्धरण चिन्हों के बिना का खेमा मौजूद है और बढ़ रहा है, जो क्रांतिकारी बन रहे हैं। व्यवहार में उनके बीच निर्णायक अंतर मजदूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे के प्रति उनके रवैये में है। प्रतिक्रियावादी सामाजिक लोकतंत्रवादी संयुक्त मोर्चे के खिलाफ हैं, वे संयुक्त मोर्चे के आंदोलन को बदनाम करते हैं, वे इसे तोड़ते और विघटित करते हैं, क्योंकि यह पूंजीपति वर्ग के साथ समझौता करने की उनकी नीति को कमजोर करता है। वामपंथी सामाजिक लोकतंत्रवादी संयुक्त मोर्चे के पक्ष में हैं, वे संयुक्त मोर्चे के आंदोलन की रक्षा, विकास और मजबूती करते हैं। चूंकि यह संयुक्त मोर्चा आंदोलन फांसीवाद और प्रतिक्रियावाद के खिलाफ एक उग्रवादी आंदोलन है, इसलिए यह एक निरंतर प्रेरक शक्ति होगी, जो संयुक्त मोर्चे की सरकार को प्रतिक्रियावादी पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेगी। ये जन आंदोलन जितना शक्तिशाली होगा, उतनी ही अधिक ताकत से यह प्रतिक्रियावादियों से लड़ने में सरकार का समर्थन कर सकेगा। और यह जन आंदोलन जितना बेहतर ढंग से नीचे से संगठित होगा, कारखानों में बेरोजगारों के बीच, मजदूरों के जिलों में, शहर और देहात के लोगों के बीच संयुक्त मोर्चे के गैर पार्टी वर्ग अंगों का नेटवर्क जितना व्यापक होगा, संयुक्त मोर्चे की सरकार की नीति के संभावित पतन के खिलाफ उतनी ही अधिक गारंटी होगी। हमारी पिछली बहसों के दौरान सामने आए गलत विचारों की तीसरी श्रृंखला ने मजदूरों की सरकार की व्यावहारिक नीति को ठीक से छुआ। दक्षिणपंथी अवसरवादियों का मानना था कि मजदूरों की सरकार को बुर्जुआ लोकतंत्र के ढांचे के भीतर रहना चाहिए और परिणामस्वरूप इस ढांचे से आगे जाने वाला कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। दूसरी ओर अति वामपंथियों ने व्यावहारिक रूप से संयुक्त मोर्चा सरकार बनाने का कोई प्रयास करने से इनकार कर दिया। 1923 में सैक्सोनी और थुरिंगिया ने एक दक्षिणपंथी अवसरवादी श्रमिक सरकार की स्पष्ट तस्वीर पेश की। वामपंथी सामाजिक लोकतांत्रिकों ज़ीगनर समूह के साथ मिलकर सैक्सोनी की श्रमिक सरकार में कम्युनिस्टों का प्रवेश अपने आप में कोई गलती नहीं थी। इसके विपरीत जर्मनी में क्रांतिकारी स्थिति ने इस कदम को पूरी तरह से उचित ठहराया।
लेकिन सरकार में भाग लेने में कम्युनिस्टों को अपने पदों का उपयोग मुख्य रूप से सर्वहारा वर्ग को हथियारबंद करने के उद्देश्य से करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अमीरों के एक भी अपार्टमेंट पर कब्जा नहीं किया। हालांकि श्रमिकों के बीच आवास की कमी इतनी अधिक थी कि उनमें से कई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अभी भी अपने सिर पर छत के बिना थे। उन्होंने श्रमिकों के क्रांतिकारी जन आंदोलन को संगठित करने के लिए भी कुछ नहीं किया। वे आमतौर पर बुर्जुआ लोकतंत्र के ढांचे के भीतर सामान्य संसदीय मंत्रियों की तरह व्यवहार करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, ये ब्रैंडलर और उनके अनुयायियों की अवसरवादी नीति का परिणाम था। इसका परिणाम ऐसा दिवालियापन था कि आज भी हमें सैक्सोनी की सरकार को इस बात का शास्त्रीय उदाहरण मानना पड़ता है कि पद पर रहते हुए क्रांतिकारियों को कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। साथियों, हम संयुक्त मोर्चे की सरकार से एक बिल्कुल अलग नीति की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि वह परिस्थिति के अनुसार निश्चित और मौलिक क्रांतिकारी मांगों को पूरा करे। उदाहरण के लिए उत्पादन पर नियंत्रण, बैंकों पर नियंत्रण, पुलिस को भंग करना और उसकी जगह सशस्त्र मजदूर मिलिशिया स्थापित करना आदि। 15 साल पहले लेनिन ने हमसे आह्वान किया था कि हम अपना सारा ध्यान सर्वहारा क्रांति के लिए संक्रमणीय दृष्टिकोण के रूपों की खोज पर केंद्रित करें। हो सकता है कि कई देशों में संयुक्त मोर्चा सरकार सबसे महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन रूपों में से एक साबित हो। वामपंथी सिद्धांतवादियों ने हमेशा लेनिन के इस सिद्धांत को नजरअंदाज किया है। संकीर्ण सोच वाले प्रचारकों की तरह वे केवल उद्देश्यों की बात करते थे, संक्रमण के रूपों की कभी चिंता नहीं करते थे। दूसरी ओर दक्षिणपंथी अवसरवादियों ने बुर्जुआ वर्ग की तानाशाही और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बीच एक विशेष लोकतांत्रिक मध्यवर्ती चरण स्थापित करने की कोशिश की है, जिसका उद्देश्य मजदूरों में एक तानाशाही से दूसरी तानाशाही में शांतिपूर्ण संसदीय मार्ग का भ्रम पैदा करना है। इस काल्पनिक मध्यवर्ती चरण को उन्होंने संक्रमणकालीन रूप भी कहा है और यहां तक कि लेनिन के शब्दों को उद्धृत भी किया है। लेकिन इस धोखाधड़ी को उजागर करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि लेनिन ने संक्रमण के रूप और सर्वहारा क्रांति के दृष्टिकोण की बात की थी, यानी बुर्जुआ तानाशाही को उखाड़ फेंकने की, न कि बुर्जुआ और सर्वहारा तानाशाही के बीच किसी संक्रमणकालीन रूप की। लेनिन ने सर्वहारा क्रांति के लिए संक्रमण के स्वरूप को इतना असाधारण महत्व क्यों दिया? क्योंकि उनके मन में सभी महान क्रांतियों का मूल नियम था, वह नियम कि जनता के लिए प्रचार और आंदोलन अकेले उनके अपने राजनीतिक अनुभव का स्थान नहीं ले सकते। जब बात वास्तव में व्यापक मेहनतकश जनता को क्रांतिकारी मोहरा के पक्ष में आकर्षित करने की हो, जिसके बिना सत्ता के लिए विजयी संघर्ष असंभव है। वामपंथी चरित्र की यह आम गलती है कि वे कल्पना करते हैं कि जैसे ही कोई राजनीतिक या क्रांतिकारी संकट पैदा होता है, कम्युनिस्ट नेताओं के लिए क्रांतिकारी विद्रोह का नारा लगाना ही काफी है और व्यापक जनता उनका अनुसरण करेगी। नहीं, ऐसे संकट में भी जनता हमेशा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती। हमने इसे स्पेन के मामले में देखा। लाखों लोगों को अपने अनुभव के माध्यम से यथासंभव तेजी से यह समझने में मदद करना कि उन्हें क्या करना है, कोई क्रांतिकारी समाधान कहाँ खोजना है और कौन सी पार्टी उनके विश्वास के योग्य है। ये अन्य उद्देश्यों के अलावा वे उद्देश्य हैं जिनके लिए संक्रमणकालीन नारे और विशेष संक्रमण के रूप या सर्वहारा क्रांति के लिए दृष्टिकोण दोनों आवश्यक हैं। अन्यथा जनता का विशाल जनसमूह, जो निम्न बुर्जुआ जनवादी भ्रमों और परंपराओं के प्रभाव में है, क्रांतिकारी परिस्थिति आने पर भी डगमगा सकता है, विलंब कर सकता है और भटक सकता है, क्रांति का मार्ग खोजे बिना और फिर फांसीवादी जल्लादों की कुल्हाड़ी के नीचे आ सकता है। इसीलिए हम राजनीतिक संकट की स्थिति में फांसीवाद विरोधी संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाने की संभावना का संकेत देते हैं। जहां तक ऐसी सरकार वास्तव में जनता के दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाएगी और मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी को खुली छूट देगी, हम कम्युनिस्ट उसे अपना पूरा समर्थन देंगे और क्रांति के सैनिकों के रूप में गोलीबारी की पहली पंक्ति में अपना स्थान लेंगे। लेकिन हम जनता से साफ साफ कहते हैं, ये सरकार अंतिम मुक्ति नहीं दिला सकती। ये शोषकों के वर्ग शासन को उखाड़ फेंकने की स्थिति में नहीं है और इस कारण फांसीवादी प्रतिक्रांति के खतरे को अंतिम रूप से दूर नहीं कर सकती। इसलिए समाजवादी क्रांति के लिए तैयारी करना जरूरी है। विश्व की वर्तमान स्थिति के विकास का आकलन करते हुए हम देखते हैं कि कई देशों में राजनीतिक संकट पनप रहा है। ये हमारे कांग्रेस द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रश्न पर दृढ़ निर्णय लेने को बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बनाता है। यदि हमारी पार्टियां बोल्शेविक ढंग से संयुक्त मोर्चा सरकार बनाने के अवसर का उपयोग करने में सक्षम हैं और ऐसी सरकार के गठन और उसे सत्ता में बनाए रखने के लिए संघर्ष करने में जनता के क्रांतिकारी प्रशिक्षण के लिए ये संयुक्त मोर्चा सरकारों के गठन के पक्ष में हमारी नीति का सबसे अच्छा राजनीतिक औचित्य होगा।
फांसीवाद के खिलाफ वैचारिक संघर्ष। हमारी पार्टियों के फांसीवाद विरोधी संघर्ष का सबसे कमजोर पहलू यह है कि वे फांसीवाद की भड़काऊ बातों पर अपर्याप्त और बहुत धीमी प्रतिक्रिया देते हैं और आज भी फांसीवादी विचारधारा के खिलाफ संघर्ष की समस्याओं की उपेक्षा करते हैं। कई साथियों को विश्वास नहीं था कि फांसीवाद की विचारधारा जैसी प्रतिक्रियावादी बुर्जुआ विचारधारा, जो अपनी मूर्खता में अक्सर पागलपन की हद तक पहुंच जाती है, किसी भी तरह का व्यापक प्रभाव हासिल करने में सक्षम होगी। यह एक गंभीर गलती थी। पूंजीवाद की सड़न इसकी विचारधारा और संस्कृति के सबसे गहरे केंद्र में प्रवेश करती है, जबकि व्यापक जनसमूह की हताश स्थिति उनके कुछ वर्गों को इस सड़न के वैचारिक कचरे से संक्रमित होने के लिए अतिसंवेदनशील बनाती है। किसी भी परिस्थिति में हमें फांसीवाद की वैचारिक संक्रमण की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। इसके विपरीत हमें अपनी ओर से स्पष्ट, लोकप्रिय तर्कों और लोगों की राष्ट्रीय मनोविज्ञान की विशिष्टताओं के प्रति सही, सुविचारित दृष्टिकोण के आधार पर एक व्यापक वैचारिक संघर्ष विकसित करना चाहिए। फांसीवादी हर देश के पूरे इतिहास को खंगाल रहे हैं ताकि वे अपने आप को उस देश के अतीत में जो कुछ भी महान और वीरतापूर्ण था, उसका उत्तराधिकारी बता सकें, जबकि जो कुछ भी लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं को अपमानित या आहत करने वाला है, उसे वे फांसीवाद के दुश्मनों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी में सैकड़ों किताबें केवल एक ही उद्देश्य से प्रकाशित की जा रही हैं, जर्मन लोगों के इतिहास को गलत साबित करना और उसे फांसीवादी रंग देना। नए राष्ट्रीय समाजवादी इतिहासकार जर्मनी के इतिहास को इस तरह से चित्रित करने की कोशिश करते हैं जैसे पिछले 2000 वर्षों से किसी ऐतिहासिक नियम के आधार पर विकास की एक निश्चित रेखा लाल धागे की तरह उसके बीच से गुजरी हो, जिसके कारण ऐतिहासिक परिदृश्य पर एक राष्ट्रीय उद्धारकर्ता, जर्मन लोगों का एक मसीहा, ऑस्ट्रियाई मूल का एक निश्चित कॉर्पोरल प्रकट हुआ हो। इन पुस्तकों में अतीत के जर्मन लोगों की महानतम हस्तियों को फांसीवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि महान किसान आंदोलनों को फांसीवादी आंदोलन के प्रत्यक्ष अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुसोलिनी गैरिबाल्डी के वीर चरित्र से अपने लिए पूंजी बनाने की पूरी कोशिश करता है। फ्रांसीसी फांसीवादी अपनी नायिका जोन ऑफ आर्क को सामने लाते हैं। अमेरिकी फांसीवादी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की परंपराओं, वाशिंगटन और लिंकन की परंपराओं का सहारा लेते हैं। बुल्गारियाई फांसीवादी 70 के दशक के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और लोगों द्वारा प्रिय इसके नायकों वासिल लेविस्की, स्टीफन कर्ज और अन्य का उपयोग करते हैं। कम्युनिस्ट जो यह मानते हैं कि इस सब का मजदूर वर्ग के हित से कोई लेना देना नहीं है, जो जनता को ऐतिहासिक रूप से सही ढंग से वास्तविक मार्क्सवादी लेनिनवादी भावना से अपने लोगों के अतीत के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो वर्तमान संघर्ष को जनता की क्रांतिकारी परंपराओं और अतीत से जोड़ने के लिए कुछ नहीं करते हैं, वे स्वेच्छा से राष्ट्र के ऐतिहासिक अतीत में जो कुछ भी मूल्यवान है उसे फांसीवादी मिथ्याचारियों को सौंप देते हैं ताकि फांसीवादी जनता को मूर्ख बना सकें। नहीं साथियों, हम हर महत्वपूर्ण प्रश्न से चिंतित हैं, न केवल वर्तमान और भविष्य के, बल्कि अपने लोगों के अतीत के भी। हम कम्युनिस्ट मजदूरों के शिल्प हितों पर आधारित संकीर्ण नीति का पालन नहीं करते हैं। हम संकीर्ण सोच वाले ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता या हस्तशिल्पियों और कारीगरों के मध्ययुगीन संघों के नेता नहीं हैं। हम आधुनिक समाज के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े वर्ग मजदूर वर्ग के वर्ग हितों के प्रतिनिधि हैं, जिसका भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कष्टों से मानव जाति को मुक्त करना है। वो वर्ग जो दुनिया के छठे हिस्से में पहले ही पूंजीवाद के जुए को उतार फेंक चुका है और शासक वर्ग का गठन कर चुका है। हम सभी शोषित, मेहनतकश तबकों के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करते हैं, यानी किसी भी पूंजीवादी देश में भारी बहुमत के। हम कम्युनिस्ट सिद्धांत रूप में बुर्जुआ राष्ट्रवाद के सभी रूपों के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय शून्यवाद के समर्थक नहीं हैं और हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना में श्रमिकों और सभी मेहनतकश लोगों को शिक्षित करने का कार्य प्रत्येक कम्युनिस्ट पार्टी के मूलभूत कार्यों में से एक है। लेकिन जो कोई भी सोचता है कि यह उसे व्यापक मेहनतकश लोगों की सभी राष्ट्रीय भावनाओं का उपहास करने की अनुमति देता है या यहाँ तक कि उसे मजबूर भी करता है, वह सच्चा बोल्शेविक होने से कोसों दूर है और उसने राष्ट्रीय प्रश्न पर लेनिन की शिक्षाओं को कुछ भी नहीं समझा है। लेनिन, जिन्होंने हमेशा बुर्जुआ राष्ट्रवाद के खिलाफ दृढ़ता और निरंतरता से लड़ाई लड़ी, ने हमें 1914 में लिखे अपने लेख ऑन द नेशनल प्राइड ऑफ द ग्रेट रशियंस में राष्ट्रीय भावनाओं की समस्या के प्रति सही दृष्टिकोण का एक उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा, क्या हम वर्ग चेतन महान रूसी सर्वहारा राष्ट्रीय गौरव की भावना के प्रति अभेद्य हैं? निश्चित रूप से नहीं। हम अपनी भाषा और अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। हम किसी भी अन्य समूह से अधिक इसके मेहनतकश लोगों, यानी इसकी आबादी का 9/10वां हिस्सा, को बुद्धिमान लोकतंत्रवादियों और समाजवादियों के स्तर तक बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी और से अधिक ये देखकर और महसूस करके दुखी हैं कि हमारी खूबसूरत मातृभूमि पर ज़ारिस्ट जल्लादों,
रईसों और पूंजीपतियों द्वारा किस तरह की हिंसा, उत्पीड़न और मजाक किया जा रहा है। हमें इस बात पर गर्व है कि हिंसा के उन कृत्यों का हमारे बीच, महान रूसियों के बीच प्रतिरोध हुआ, कि इस बीच से रेडिशेव डिस्मब्रिस्ट 70 के दशक के बौद्धिक क्रांतिकारी सामने आए, कि 1905 में महान रूसी मजदूर वर्ग ने जनता की एक शक्तिशाली क्रांतिकारी पार्टी बनाई। हम इस बात से राष्ट्रीय गौरव से भर जाते हैं कि महान रूसी राष्ट्र ने भी एक क्रांतिकारी वर्ग का निर्माण किया है, कि वह भी मानवता को स्वतंत्रता और समाजवाद के लिए संघर्ष के महान उदाहरण देने में सक्षम साबित हुआ है, कि उसका योगदान केवल महान नरसंहारों, असंख्य फांसी घरों, यातना कक्षों, भयंकर अकालों और पुरोहितों, जारों, जमींदारों और पूंजीपतियों के समक्ष दीन दास्ता तक ही सीमित नहीं है। हम राष्ट्रीय गौरव से भरे हुए हैं और इसलिए हम अपने गुलामी भरे अतीत से विशेष रूप से घृणा करते हैं, और अपने गुलामी भरे वर्तमान से, जिसमें वही भूस्वामी पूंजीपतियों की सहायता से पोलैंड और यूक्रेन को दबाने के लिए, फारस और चीन में लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए, रोमानोव्स, बोब्रिंस्की, पुरिस्केविच के गिरोह को मजबूत करने के लिए हमें युद्ध में ले जाते हैं, जो हमारे महान रूसी राष्ट्रीय सम्मान को शर्म से ढक देते हैं। लेनिन ने राष्ट्रीय गौरव पर यही लिखा था। मैं सोचता हूँ, कॉमरेड, कि जब रहस्टाग अग्नि परीक्षण में फांसीवादियों ने बुल्गारियाई लोगों को बर्बर लोगों के रूप में बदनाम करने की कोशिश की, तो मैं बल्गेरियाई लोगों के मेहनतकश लोगों के राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने में गलत नहीं था, जो फांसीवादी अपहर्ताओं, असली बर्बर और असभ्य लोगों के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कहने में गलत था कि मुझे बल्गेरियाई होने पर शर्मिंदा होने का कोई कारण नहीं है, बल्कि इसके विपरीत, मुझे वीर बल्गेरियाई मजदूर वर्ग का बेटा होने पर गर्व है। साथियों, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता को, यूं कहें तो, प्रत्येक देश में अपने आप को अनुकूलित करना होगा ताकि वह अपनी मूल भूमि में गहरी जड़ें जमा सके। सर्वहारा वर्ग संघर्ष और अलग अलग देशों में मजदूर आंदोलन के राष्ट्रीय रूप सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता के किसी भी तरह से विरोधाभासी नहीं है। इसके विपरीत, ये ठीक यही रूप है जिनमें सर्वहारा वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की जा सकती है। कहने की जरूरत नहीं कि हर जगह और हर मौके पर जनता के सामने यह उजागर करना और उन्हें ठोस रूप से साबित करना जरूरी है कि फांसीवादी पूंजीपति वर्ग सामान्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा के बहाने अपने ही लोगों पर अत्याचार और शोषण करने की अपनी स्वार्थी नीति चला रहा है, साथ ही दूसरे देशों को लूट रहा है और गुलाम बना रहा है। लेकिन हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। साथ ही हमें मजदूर वर्ग के संघर्ष और कम्युनिस्ट पार्टियों की कार्रवाइयों से यह साबित करना होगा कि हर तरह की गुलामी और राष्ट्रीय उत्पीड़न के खिलाफ उठकर सर्वहारा वर्ग ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोगों की आज़ादी के लिए एकमात्र सच्चा योद्धा है। अपने मूल शोषकों और उत्पीड़कों के खिलाफ सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष के हित राष्ट्र के स्वतंत्र और खुशहाल भविष्य के हितों के विपरीत नहीं है। इसके विपरीत, समाजवादी क्रांति राष्ट्र के उद्धार का प्रतीक होगी और उसके लिए उच्चतर ऊंचाइयों का मार्ग खोलेगी। वर्तमान समय में अपने वर्ग संगठनों का निर्माण करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के तथ्य से, फांसीवाद के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के तथ्य से, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ने के तथ्य से, मजदूर वर्ग राष्ट्र के भविष्य के लिए लड़ रहा है। क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग लोगों की संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा है, उसे क्षयग्रस्त एकाधिकार पूंजीवाद की बेड़ियों से, बर्बर फांसीवाद से मुक्त करने के लिए जो उस पर हिंसक हाथ रख रहा है। केवल सर्वहारा क्रांति ही संस्कृति के विनाश को रोक सकती है और इसे एक सच्ची राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में अपने उच्चतम उत्कर्ष पर पहुंचा सकती है, रूप में राष्ट्रीय और विषय वस्तु में समाजवादी, जिसे हमारी आंखों के सामने सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ में साकार किया जा रहा है। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता न केवल राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए अलग अलग देशों के मेहनतकश लोगों के इस संघर्ष के विपरीत नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा एकजुटता और लड़ाकू एकता के लिए धन्यवाद इस संघर्ष में जीत के लिए आवश्यक समर्थन सुनिश्चित करता है। पूंजीवादी देशों में मजदूर वर्ग केवल महान सोवियत संघ के विजयी सर्वहारा वर्ग के साथ निकटतम गठबंधन में ही जीत सकता है। साम्राज्यवादी देशों के सर्वहारा वर्ग के साथ हाथ से हाथ मिलाकर संघर्ष करके ही औपनिवेशिक लोग और उत्पीड़ित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। साम्राज्यवादी देशों में सर्वहारा क्रांति की जीत का एकमात्र रास्ता उपनिवेशों और आश्रित देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साम्राज्यवादी देशों के मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी गठबंधन के माध्यम से है, क्योंकि जैसा कि मार्क्स ने हमें सिखाया है, कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो सकता है यदि वह अन्य राष्ट्रों पर अत्याचार करता है। एक उत्पीड़ित, आश्रित राष्ट्र के कम्युनिस्ट अपने राष्ट्र के लोगों के बीच अंधराष्ट्रवाद का सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वे व्यवहार में, जन आंदोलन में यह नहीं दिखाते हैं कि वे वास्तव में अपने राष्ट्र को विदेशी जुए से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करते हैं।
और फिर दूसरी ओर एक उत्पीड़क राष्ट्र के कम्युनिस्ट अपने राष्ट्र के मेहनतकश लोगों को अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में शिक्षित करने के लिए वह सब नहीं कर सकते हैं जो उनके अपने पूंजीपति वर्ग की उत्पीड़क नीति के खिलाफ दृढ़ संघर्ष किए बिना उसके द्वारा गुलाम बनाए गए राष्ट्रों के लिए पूर्ण आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए किया जाना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे उत्पीड़ित राष्ट्र के मेहनतकश लोगों के लिए अपने राष्ट्रवादी पूर्वाग्रहों पर काबू पाना आसान नहीं बनाते हैं। यदि हम इस भावना से कार्य करें, यदि हम अपने समस्त जनकार्य में ये स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दें कि हम राष्ट्रीय शून्यवाद और बुर्जुआ राष्ट्रवाद दोनों से मुक्त हैं, तभी और केवल तभी हम फासीवादियों की अंधराष्ट्रवादी जनवादिता के विरुद्ध वास्तव में सफल संघर्ष कर सकेंगे। यही कारण है कि लेनिनवादी राष्ट्रीय नीति का सही और व्यावहारिक अनुप्रयोग इतना महत्वपूर्ण है। ये निस्संदेह अंधराष्ट्रवाद के खिलाफ सफल संघर्ष के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक शर्त है, जनता पर फासीवादियों के वैचारिक प्रभाव का यह मुख्य साधन।